बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा रज़ा और एक नई मुस्कुराती सुबह के साथ आपको वेलकम करती हूं सिटी एट 10 में। तो जनाब आज यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि सिटी एट 10 में क्या होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिटी 21 की नशियात का आगाज़ हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम अपने मॉर्निंग शो सिटी एट 10 का आगाज़ करने वाले हैं। तो जनाब आपको बताते चलें कि इस शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की, चाहे वो सियासी उतार चढ़ाव हो, फल सब्जियों के भाव ताव हों, ट्रैफिक अपडेट्स हों या फिर मौसम का हाल। हम बनेंगे कराची की आवाज़। कराची के क्या हैं मसाइल, कितने हैं वसाइल, कहाँ हैं आवाम परेशान, कहाँ बनते हैं मज़े मज़े के पकवान, ऐसी कौन सी जगह हैं जो कराची में अभी तक आपने ना देखी हों। तो ये सब हम बताएंगे आपको, ये सब हम दिखाएंगे और साथ साथ मुलाकात कराएंगे आपकी उन लोगों से जो कि कराची की रौनकें बढ़ा रहे हैं अपने हुनर से, अपने फ़न से और अपनी मेहनत और अपनी सलाहियतों से। तो बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ पर। कराची वालों के लिए खुशखबरी, ग्रीन लाइन मंसूबे की 40 बसें कराची पहुंच गईं। सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज होगा। शहर कायद वाले हो जाएं तैयार, महकमा मौसमियात ने 23 सितंबर से बारिशों की पेशगोई कर दी। रॉयल्टी टैक्स में इजाफा नामंजूर, ट्रक डंपर्स एसोसिएशन की हड़ताल आज भी जारी है। माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्रीज को बंद करने का इंदिया। जी तो जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीन लाइन बसेस की, जिसका था इंतज़ार। फाइनली वो शाहकार कराची पहुंच गया है। चीन से 40 बसें जो हैं वो कराची पहुंच चुकी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशरफ खान साहब, जो कि बिज़नेस डेस्क हेड हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक सर, बड़े अरसे से, अगर ये कहें तो कई बरसों से हमें ग्रीन लाइन जो बसेस थी उनका इंतज़ार था। अब 40 बसें पहुंच गई हैं। कहा जा रहा है कि 40 मज़ीद बसें अगले कुछ माह में जो है वो कराची लाई जाएंगी। तो क्या कहेंगे, कब से ये ऑपरेशनल होंगी, कब से इसमें मुसाफिर सफ़र करना शुरू करेंगे? जी, सबसे पहले तो कराची वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो ग्रीन लाइन बस थी उसकी जो बसेस हैं वो यहाँ पहुँच गई हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अभी ये पहली खेप आई है 40 बसों की और मज़ीद जो है 40 बसें अगले माह आएंगी। ये सितंबर है, अक्टूबर में मज़ीद 40 बसें आएंगी। चीन से दरामद कर रहा है और वफाकी हुकूमत कर रही है। वफाकी हुकूमत का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है और ये 22 किलोमीटर तवील है। यानी सुरजानी से लेके अगर हम आएँ तो गुरु मंदिर तक जो है ये अभी फर्स्ट फेज़ में स्टार्ट कर रहे हैं और उसके आगे नुमाइश पर अभी काम जारी है। लेकिन कराची वाली की मुश्किलात देखते हुए अभी फर्स्ट फेज़ स्टार्ट किया जा रहा है और वो तकरीबन 21 किलोमीटर बन रहा है और वो सुरजानी से लेके यहाँ तक जो अभी 40 बसें हैं इससे ये स्टार्ट कर देंगे। और जो प्लानिंग बताई है कि एक डेवो बस सर्विस है, उनके ड्राइवर को उनको ट्रेन किया जाएगा क्योंकि हाइब्रिड बसें हैं ये खुद ब खुद चल के चार्ज भी हो रही होती हैं। अच्छा। लो कॉस्ट वाली बसेस हैं। अब इसमें अगर हम देखें जो कराची वाले इस वक्त मेगा सिटी है और यहाँ ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मसला है। अब कराची वालों को एक खुशी की नवीद मिली है और वो जो शुरू होगा वो मंसूबा तो ये कहा जा रहा है नवंबर के एंड तक, क्योंकि पूरा प्रोसेस होगा। बस स्टैंड बनेंगे और जो बस स्टैंड जहाँ पे होंगे उसके बाद उसकी फिलिंग कैसे होगी, टाइमिंग क्या होगी और जो टिकटिंग होगी, ई टिकटिंग होगी
और इसका तो ये तमाम के पैसे कितने होंगे ये सारे, तो कहा ये जा रहा है 1.5 लाख के करीब यौमिया लोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी अगर हम देखें तो आपकी नॉर्थ साइड से आती है, नॉर्थ नाज़ाबाद है, नॉर्थ कराची है, तो 22 स्टेशन जो है सुरजानी से लेकर यहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं। सर इसका ट्रैक जो है वो सुरजानी से शुरू होगा और ये जा रहा है टावर तक। अभी फर्स्ट फेज जो है, जो पहला फेज है बिल्कुल आप कादिर मज़ार जो गुरु मंदिर पे है वहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और वहाँ से जो स्टार्ट होकर यहाँ पे तकरीबन 18.5 किलोमीटर तवील है, और उसमें जो है फर्स्ट फेज में जो कहा जा रहा है जैसे वफाकी हुकूमत ने कि जो ड्राइवर को उनको पूरा ट्रेन किया जाए, क्योंकि आपने बसेस के ऊपर भी देखेंगे तो अलग टाइप की नॉर्मल बसेस नहीं है, जैसे कि कराची में बसेस के ऊपर लोग बैठे हुए होते हैं, बाहर लटके हुए होते हैं, ऐसा सिलसिला में AC वाली बसेस हैं, अच्छी सर्विस, जैसे पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ जो बस सर्विस चल रही है। कराची में ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि नवंबर में तकरीबन 20-22 से ये शुरू हो जाएगा, कहा यह गया है। और सर इमरान खान साहब का कहना है कि कराची वालों से जो वादा किया गया था वो वफ़ा कर दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं, वादा वफ़ा हो गया या अभी मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी बाकी हैं? जी अगर देखें कराची का सिर्फ यही मंसूबा नहीं है, कराची के लिए डेवलपमेंट प्लान के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने 1 साल पहले जो है तकरीबन पिछले साल सितंबर में ऐलान किया था 1100 अरब रुपए का। अब 1100 अरब में से सिंध हुकूमत ने भी देने, वफाक ने भी देने, तो वो टोटल जो प्रोजेक्ट का एक और उसमें सेकंड फेज वो कह रहे हैं कि अब 1 साल बाद ऐलान हुआ कि 5 बड़े मंसूबे कराची के लिए ला रहे हैं, उसके लिए अरबों रुपए खर्च किए जाएंगे, उसका भी टाइम फ्रेम कह रहे हैं कि 3 साल लगेंगे उसमें। अब उसमें पहला जो है आपका जो ये आपके जो नालों के ऊपर सफाई हो रही है, वहाँ पे जो उनके लोग जिनको हटाए गए उनके घर बना कर देंगे, सड़कें बनाई जाएंगी। कराची में इस वक्त जो सड़कों का मामला है तो 55 किलोमीटर सड़क जो है वो वफाकी हुकूमत बना के देगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो दीगर उसके साथ साथ मंसूबे, पहला हो गया कि नालों की सफाई के साथ साथ जो वहाँ इंक्रोचमेंट हटाई गई है उन लोगों को कहाँ दूसरी जगह जो मुंतकिल करना है, और नालों की जो मरम्मत करनी है उसके साथ साथ पक्का करना है, वो सारे अखराजात बताएं, अरबों रुपए वहाँ पे खर्चेंगे। ये पहला मंसूबा है वफाक का जो कराची मेगा प्रोजेक्ट है उसमें। फिर दूसरा आएंगे तो ग्रीन लाइन मंसूबा है जिसकी 40 बसें आ गई हैं, और ये वफाकी हुकूमत ही खरीद के वो दे रही है और इसकी अब ये चलाया जाएगा। उसके बाद सर ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है वो काफ़ी अरसे से जो है हम देख रहे हैं तातुल का शिकार है, अभी आप क्या समझते हैं वो अपने किन मराहिल में है? देखिए अभी पहला फेज़ तो मुकम्मल हो गया था, अब ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद अभी भी, और जो मंसूबे अगर शुरू तो हो जाते हैं अगर बर वक्त मुकम्मल नहीं उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि पहले आप जा रहे थे $1 ले रहे थे तो वो मिल रहा था 120 रुपए का, अभी आप जा रहे हैं तो 168 रुपए का मिल रहा है, तो यू हैव टू पे, मतलब ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तो लागत भी बढ़ती है। अब डिले पे डिले होते होते अब आखिरकार 18 साढ़े 18 किलोमीटर पर ट्रैक पे ये बसें तो ला रहे हैं, लेकिन अभी आगे मंसूबा अभी भी बाकी है, क्योंकि ये नुमाइश पे जो अगर आप देखें तो वहाँ पे जो अंडरपास बन रहा है, दीगर जो सिंध हुकूमत की जो बस सर्विस अभी शुरू होगी उसका भी उसके अंदर इंट्रैक्ट किया जाएगा, यानी वो मुसाफिर आएंगे वहाँ से इंटरचेंज होके फिर वापस गुलशन, औरंगी, कुरंगी वाली तमाम बसें जो है सर्विस आई, जो कि कराची में एक दरीना मुतालबा था जो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ था। सर, और सिंध गवर्नमेंट को इसके लिए बाकायदा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है, जो कि एक सही बात है कि अगर हम नून लीग की बात किए करें तो एटलीस्ट उन्होंने पंजाब में जो ग्रीन लाइन बसेस हैं उसका आगाज़ किया, मेट्रो बसेस का आगाज़ किया, इसी तरह KPK में भी बसेस आई, लेकिन सिंध के लिए या कराची के लिए सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अपनी 13 साला हुकूमत में। तो अभी उनका क्या मौक़िफ़ है, वो किस तरह देखती है? भाई वो सिंध हुकूमत ने हर बजट में, यानी 2008 से अगर हम देखें जो बजट देख रहे हैं हम, और मैं बजट को भी फोकस कर रहा हूँ, तो जो मेगा प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने भी ऐलान किए हैं और वो मेगा प्रोजेक्ट 2008 से लेके आज तक मुकम्मल नहीं हुए। 2 सड़कें सिर्फ बनी हैं, जैसे कि एक शराय फैसल देखें आप, और एक यूनिवर्सिटी रोड। इसके अलावा कराची शहर में कोई मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ है। K4 स्टार्ट हुआ था, K4 जो पानी का सबसे कराची का जो डिमांड है वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हुआ है। फिर हम बात करें कोई भी बस सर्विस, जैसे रेड लाइन है, ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, वो ज़बानी कलामी हुआ है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी की बात करें, अभी वर्ल्ड बैंक से कर्जे की लेने की बात हुई है, उसके बाद उस पर प्रोजेक्शन पे काम स्टार्ट होगा। लेकिन सबसे वही फिर अगर आप यही मंसूबा 2008 या 2010 में स्टार्ट करते हैं, राइट नाउ हम 2021 में, तो जो कॉस्ट है उसकी वो दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है। सही, बिल्कुल सही कहा सर आपने। यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी, जैसा कि आपने K4 मंसूबे की बात की, वो स्टार्ट कब हुआ था और वो फिर अगेन वो फिर डिले हो जाता है और फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, और अब तक उसकी कई अरबों रुपए जो है उस पर इन्वेस्ट किए जाएंगे और फिर वो तातुल का शिकार हो जाता है। इसी तरह ग्रीन लाइन मंसूबे की हम बात कर लें
अच्छा सर, अभी 40 बसें आई हैं, कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, मज़ीद 40 बसें आनी है, तो टोटल कितना है ये, कितनी बसेस लाई जाएंगी कराची में? अभी जो फर्स्ट फेज जो बताया है कि ये कि सिर्फ ग्रीन लाइन के लिए वफाकी हुकूमत जो ला रही है 40 बसें ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए। हाँ। पहले फेज में, दूसरे फेज में अक्टूबर में आ रही हैं जो कि बुक हुई हुई है, तो टोटल ग्रीन लाइन पे 80 बसें चलेंगी अप एंड डाउन। जो बताया गया हर 5 मिनट बाद एक बस आएगी और जो इसकी ई टिकटिंग होगी, और जो 22 आपके स्टेशन है जिसको जहाँ उतरना है उससे पहले वो जो बसें हैं उसके आप जाएंगे, जैसे बाहर कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे स्टॉप का बटन होता है, तो आपका स्टेशन आने से पहले उसका नाम आ रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल डिजिटल जो है वो सर्विस उसमें फराहम की जाएगी। अब जैसे मैं सुरजानी से बैठता हूँ और मुझे नॉर्थ इस्लामाबाद उतरना है, तो नॉर्थ इस्लामाबाद के स्टॉप से पहले जो है वहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, तो मैं जाके बटन दबा दूंगा और वो स्टेशन पे रुकेगी, मैं वहाँ पे उतर जाऊँगा। सारे ऑटोमेटिक डोर हैं, सारा सब कुछ सर्विस है। अब ये है कि शहरियों की भी अब ये मतलब कि होना चाहिए कि उसकी हिफाजत करें, क्योंकि अपने लिए इस शहर के लिए उसका ख्याल रखें, सफाई सुथराई का। अच्छा सर, जैसे आम बसेस हैं उसका अगर फेयर की बात की जाए किराया, तो एक आदमी कितना देता है और इसका कितना होगा? एसी वाली बसेस हैं तो क्या इसके फेयर ज़्यादा होंगे या मुनासिब रखे जाएंगे? देखिए अभी जो स्टार्ट होगा, जो वफाकी वजीर ने जो बताया है कि सब्सिडी के तौर पे अभी स्टार्ट देंगे, इसको कम कॉस्ट पे लाएगी, तकरीबन जो कहा जा रहा है 50 रुपये या 40 रुपये इसके आसपास इसकी टिकट होगी। अभी नॉर्मल बसेस की बात करें, जैसे कि हम जाते हैं जहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो बसें बहुत कम है इस शहर के हिसाब से, तकरीबन जो है जिस शहर में 10,000 12,000 बसेस होनी चाहिए तो 4,000 बसेस भी नहीं रह गई हैं। वजह भी है उनकी भी है ट्रांसपोर्ट, वो उनको कोई सहूलत नहीं मिलती है, कोई उनको कर्जा नहीं मिलता है, कोई बसें नहीं, कोई बसों की भी लागत करोड़ों में पहुंच गई। एक बस लेने जाएं आप तो पहले बस जो 80 लाख 70 लाख की मिलती थी अब 2 करोड़ 2.5 करोड़ की हो गई है। अब वो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इन्वेस्ट करते हुए इसलिए घबराता है कि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल होते हैं, रोड परमिट का होता है, दीगर इश्यूज होते हैं, तो उसकी मसाइल की वजह से वो अब नई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। जो पुरानी बसें आपने देखी होंगी 1965 की बस, जैसे हम जब कॉलेज जाते थे तो मैं बताऊँ 4K और 2K में मैं बहुत बैठा हूँ, तो नॉर्थ इस्लामाबाद से मैं टूवर्ड्स सदर आता था तो आखिरी मतलब हमारे हिसाब से आखिरी स्टॉप वो लगता था। मैं वो बसें जो मैंने आज से मतलब 12-13 साल जिस पे सफ़र किया है वो आज भी चल रही है, और बड़ा एक कराची वालों के लिए बड़ी एक तकलीफ दे बात थी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला कराची वालों के लिए ट्रांसपोर्ट का है। एक तो टूटी फूटी सड़कें हैं, उसके अलावा जो बसों की हालत है वो भी बहुत ही खस्ता और ख़राब है। तो अब उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा हमारे लिए भी। अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। इंसदादे सिंध भर में आपको बताते चले कि इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ आज से हो रहा है और 7 रोज़ा ये मुहिम है। 20 सितंबर से शुरू होगी यानी आज से, और 27 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 9 लाख के करीब बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। सर, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो 2 कतरे पिलाने से जो वालिदैन हमें देख रहे हैं उनके बच्चे उम्र भर की माजूरी से बच सकते हैं। और बड़े अफसोस के बाद ये बात कहनी पड़ती है कि सिर्फ चंद एक ममालिक, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर अभी भी पोलियो का ख़ात्मा नहीं हो सका है। तो सर, अभी आप क्या समझते हैं ये जो मुहिम है ये इसकी कितने बड़े पैमाने पर हो रही है? 90 लाख के करीब बच्चों को इसमें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, तो उस हवाले से हमें कुछ बताइए। जी, सबसे पहले अगर हम देखें सेहत के हवाले से तो हमारे इस शहर की बात करें तो पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। तो जो हमारे यहाँ जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो घबराता है कि अगर हम ये बार बार हम लगवा रहे हैं ये या पोलियो के कतरे पिला रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों, क्योंकि नेगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, तो अब ये सेहत के हवाले से कोई चीज़ हो तो उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें जो है नहीं देनी चाहिए। अब उसमें ये कि बच्चों की ज़िंदगी का मामला है और पोलियो अल्लाह ना करे कोई देखे कि कितनी ख़तरनाक बीमारी है वो, उससे बचाव के लिए जो हुकूमत कर रही है इक़दाम, क्योंकि हमें तो वो फ्री में ला के दे रही है मगर गवर्नमेंट इज़ पेइंग, यानी कि वो चीज़ खरीद रही है तो उसको फ्री फंड में नहीं मिल रही है वो पोलियो वैक्सीन। जो हमारे हुकूमत
को टैक्स रेवेन्यू मिलता है, टैक्स दहनगान जो कमा के देते हैं उसी से ये जो है वैक्सीन खरीदी जाती है और अपने मुल्क में बच्चों को लगाई, क्यों बड़ों को नहीं लगाई जा रही है, बच्चों को, ताकि वो बच सकें इस वबा से। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि पोलियो के कतरे के साथ साथ विटामिन ए के भी कतरे पिलाए जाएंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये किस तरह हेल्प करेगी? जी, अभी जो मैंने भी पढ़ा था और उसमें जो वजारत सेहत ने भी जो डिटेल दी थी उसमें ये आया था कि इस वक्त हम लोग एक वबा में चल रहे हैं कि कोविड-19, जो कि हम देखें दूसरा साल है और अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से बचाए। लेकिन अभी बच्चे जो हैं, बच्चे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है पहले जब देखा गया था, स्टडी की गई थी तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि वो जो उसके साथ एक ऑप्शन मिल रहा है, एक वन विंडो ऑप्शन के डोर टू डोर एक मुहिम चल रही है, उसके दौरान पोलियो के जो कतरे पिलाए जाएंगे उसके साथ विटामिन ए भी दे दिया जाएगा ताकि बच्चों का स्ट्रॉन्ग जो है इम्यून सिस्टम हो। इस वक्त हमारे यहाँ, क्योंकि कराची की बात करें हम, क्योंकि हुकूमत भी देख रही है, सब देख रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। आप हैरान होंगी, जो कराची को पानी मिल रहा है सबसे गंदा पानी मिल रहा है, हम उसको साफ पानी कहते हैं। आपको याद होगा पहले जो एक वाटर कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट जब मुझे याद आती है मैं हैरान होता हूँ। और लोग जो अपनी सरकारी सीटों पे बैठे हुए, कैसे बैठे हुए हैं वो भी एक सवाल है, क्योंकि वाटर कमीशन पे जो रिपोर्ट आई थी और वो जब मैंने देखी थी, मैंने की थी, तो हैरान कौन था वो, यानी कि जब वो पानी जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस गए थे और जो कराची को पानी पिपरी से आता है, उन्होंने खुद पानी भरा था और वो चेक होने गया था। जब उसकी रिपोर्ट आई थी, आप हैरान होंगी, उसमें सारी गंदगी, मतलब आप जो सोच सकती हैं वो गंदगी थी उस पानी में, क्योंकि वो जब टेस्ट होता है, टेस्ट रिपोर्ट में एक एक करके आता है, यानी सबसे खतरनाक था कि इंसानी फुजला उसके अंदर पाया गया और था। सर, पोलियो का जो वायरस है वो इंसानी फुजला में ही पाया जाता है, सीवरेज, और अगर सीवरेज का पानी पीने वाले पानी में मिल जाएगा तो पोलियो का खात्मा किस तरह से हो सकेगा? मतलब इसके लिए हमें तमाम इकदाम, सिर्फ पोलियो का कतरा पिलाने से नहीं होगा, उसको खत्म करने के लिए हमें स्टार्टअप से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है उसका पूरा प्लान होना चाहिए कि पानी साफ देना चाहिए, फिल्टर हमारे प्रॉपर वक्त पे चेंज होने चाहिए। हर इदारे में पूरे मुल्क भर में देखें इतनी इजाफी भर्तियाँ कर दी गई हैं कि या तो उनको इनकी तनख्वाहें दे दो या इदारा चला लो। अब जो जैसे आप मैं हम लोग सब टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से इदारे चल रहे होते हैं, लेकिन वो इदारे। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पोलियो का खात्मा अभी तक पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सका? इसकी क्या वजूहात हैं? एक तो आपने बताया कि हमारा सीवरेज लाइन इस तरह से सेहत का निज़ाम इतना सही नहीं है, दूसरा आप नहीं समझते कि अवेयरनेस की भी कमी रही है, और गुज़िश्ता कई सालों से हम जो है वो इसकी कैंपेन चला रहे हैं, घर घर जाके पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, उसके बावजूद भी हम अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो सके, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह देखें कि शहर में तो लोग एक दूसरे से बात करके हो जाता है कि वो बोलते हैं हाँ भाई पिलाना चाहिए, लेकिन अगर आप गांव देहात में देखें तो शहरी आबादी से ज़्यादा आबादी आपकी गांव देहात की है। अब जैसे इंटीरियर सिंध में भी चले जाते हैं और कराची से आप जाएं, आप यकीन करें, आप ठट्टा जाएं और वहाँ जाके आप लोगों को देखें, जो उनके हालात देखें, तो वो लोग खाने पीने से परेशान हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। वो उसको देखेंगे और या बच्चों की सेहत देखेंगे, वो कहते हैं बच्चा भूखा ना मरे। आप थर चले जाएं, आपने थर की स्टोरीज देखी हैं, बच्चों की क्या हालत होती है, वो उनको कुछ खाने को नहीं मिलता है। अब ये है कि ये काम है हुकूमत का, खुराक तमाम अशिया फराहम करना। अगर मैं दवा आ रही है और बाहर से दवा ख़रीद के मैं लोगों को लगा रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें जो करनी चाहिए वो अगर नहीं कर रहा हूँ तो किसका कसूर है? जो इदारे, मुतल्लिका इदारे जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, तमाम सरकारी डायरेक्टर से लेके सब, उनके ऊपर सवालिया निशान है कि वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि हम एज आ पाकिस्तानी और अपने बच्चों को बचाने के लिए हमें फ्रंट फुट पे आना चाहिए। और अगर देखें तो जो इदारा सेहत कह रहा है वो हमें इक़दाम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताऊँ कि लोग, आप जाएंगी तो कहेंगी हर हफ्ते या हर महीने क्यों पिलाएं। हाँ। अच्छा सर, ये बड़ा एक सवाल होता है, और जो वालिदैन हमें देख रहे हैं उनका भी ये सवाल होता है कि हम एक साल में कितनी दफ़ा पोलियो के कतरे पिला सकते हैं? अगर एक साल में एक दफ़ा पिला दिए तो क्या हमारा बच्चा पोलियो से महफूज रहेगा, या बार बार कतरे पिलाना ज़रूरी है? देखें, डॉक्टर जो हैं माहिरीन जी, उनका ये कहना है कि अगर वबा इस मुल्क से ख़त्म हो जाती है तो आपको मसला नहीं है, लेकिन वबा इस मुल्क से नहीं ख़त्म हो रही है। वजह हमने जो स्टार्टअप में हमने बात कर लिया कि यानी कि जो पानी की सप्लाई है वो, और जड़ जो है वो भी हमने बताई है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं वो जड़ पे जाते ही नहीं है, सिर्फ दवा पिला दो। जो सिस्टम है वो वही है पुराना, जो 40 साल से सिस्टम चला आ रहा है, उसको कभी चेंज नहीं हुआ। क्योंकि कराची की बात करें तो पूरे मुल्क से लोग यहाँ के आबाद हुए हैं, और आबादी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। परसेंटेज के हिसाब से देखें, हर साल अगर आप
8% भी लें या 10% भी लें तो आबादी का बहुत बड़ी आबादी है आपकी इंटेक, क्योंकि आप कराची में आ रहे हैं कि रिक्शा चलाने वाले, दीगर ट्रक बस ये सब चलाने कहाँ से आ रहे हैं, पूरे मुल्क भर से आ रहे हैं क्योंकि कराची कमा के देता है। लेकिन यहाँ पे जो पूरा सिलसिला है अगर हम देखें तो कराची, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि 50% कराची की आबादी जो है वो पक्की है और 50% कच्ची आबादी पे मुश्तमिल है कराची शहर। अगर आप कराची में जाएं तो एरिया आप यहाँ से जहाँ भी जाएंगे तो ख़त्म नहीं होने का नाम नहीं लेता क्योंकि इतना बड़ा कराची है। बिल्कुल आपने सही कहा, इसलिए कराची इतने बड़ा शहर है और उसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और वही हम डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं। अच्छा सर, पोलियो वैक्सीन को लेकर बहुत सारी मिथ्स हैं, जैसे कि शहरों में तो फिर बच्चों को पोलियो वैक्सीन माँ बाप पिला देते हैं, कुछ गांव देहात ऐसे हैं जहाँ पर पोलियो वर्कर्स को भी बाकायदा उन पर हमला किया जाता है, उनको हमने माजी में भी देखा, उनको तशद्दुद किया गया, यहाँ तक कि उनको हलाक कर दिया गया। तो ये जो मिथ्स हैं कि पोलियो वैक्सीन के इस्तेमाल से आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो नहीं हो सकेगी, इनफर्टाइल हो जाएंगे या आपकी नस्ल ख़त्म करने के हवाले से ये जो बातचीत है, तो इसके हम मीडिया का किरदार तो हम सब अदा कर रहे हैं, और आप क्या समझते हैं हुकूमती सतह पे और ऐसे क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि इन मिथ्स को जो है वो ख़त्म किया जा सके? देखें, मिथ्स की बात करें या नेगेटिविटी की बात करें, वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। वो तो अभी एक कोविड वैक्सीन को लेके भी लोग बातें कर रहे हैं। आप दो चीज़ें देखें, अगर आप अच्छी बात करेंगे ना वो नहीं फैलती, अगर आप नेगेटिव बात करेंगे, किसी के बारे में खिलाफ बात करेंगे, वो सबसे ज़्यादा फैलती है। लोग देखते हैं भाई ज़बरदस्त बोल रहा है। अब ये नहीं सोचते कि वो जो बच्चे हैं और वो जो गरीब लोग जो वहाँ पे बैठे हुए कच्ची आबादी में, उनको नहीं पता है कि अगर नहीं पिलाएंगे तो बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और वो खुद से, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे, अपने बच्चे को ऐसे देखे, क्योंकि एक बहुत ही ख़तरनाक वबा है ये। और पोलियो से बचाव के लिए जो आपके कतरे हैं, हर सूरत हर किसी को पिलाना है जो बच्चे छोटे हैं। और मेरे ख्याल है जो भी गांव देहात, उनका भी एक लीडर होता है जिसको आप वो कहते हैं ना, मतलब कि उसको सरदार कह लें, या फिर हमारे जो उलमाए कराम हैं, उनको चाहिए कि मस्जिद में बाकायदा वो ये इस चीज़ की अवेयरनेस प्रोवाइड करें ताकि वो लोग जो कि ये सोचते हैं कि अगर पोलियो वैक्सीन पिला दी तो खुदा न खास्ता उनके बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर, इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 7 रोज़ा मुहिम जारी है इस वक्त सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और कराची में उन वालिदैन को और बच्चों के हवाले से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम सब कुछ ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं अपने बच्चों के लिए गुजार रहे हैं, और इन सब की जो चीज़ें होती हैं, हुकूमत कुछ ना कुछ पूरा सर्वे कर आती है और उस सर्वे के बाद ही कुछ प्लान एक्शन बनाती है। तो इस वक्त हम सबको चाहिए कि जो चीज़ें हो रही हैं उसको स्टे असाइड जाके स्ट्रेट हम उसको मानना चाहिए और उसको जाके कराना चाहिए। जैसे पोलियो वैक्सीन हो गई या कोरोना वैक्सीन हो गई, तो ये वैक्सीनेशन से हमारा बचाव है, कुछ होता नहीं है। यानी कि अगर आप पोलियो के कतरे पिला रहे हैं तो आपको कुछ नहीं हो रहा है, सेफ कर रहे हैं बच्चों को कि जो बैक्टीरिया या जो वायरस है वो फैले नहीं, वो उसको मार दे। क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा, जो वालिदैन हमें देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि उनके बच्चे उम्र भर की माजूरी से महफूज रहें। मज़ीद बात करेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मौसम के हाल के हवाले से, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक टू सिटी एट 10। मैं हूँ ज़हरा रज़ा और अब बात करेंगे मौसम के हाल की। और कराची वालों के लिए खुशखबरी है, कराची वाले हो जाएं तैयार क्योंकि बारिश की पेशन गोई हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 सितंबर से बारिशों का इम्कान है और इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं बसीम इफ्तिखार साहब। जी बसीम, हमें बताइए कि मौसम की क्या अपडेट्स हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि 23 सितंबर से बारिशों का आगाज़ होगा। मेरे ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई है, हम आएंगे आपकी तरफ। जी सर, बारिशों का आगाज़ होने वाला है और जब बारिशें होती हैं तो एक खुशी भी महसूस होती है, लेकिन साथ साथ बारिश जो है वो हमारे कराची वालों के लिए जहमत बन जाती है। तो इस बार क्या देख रहे हैं सर? अभी जो पहला स्पेल आया वो इतना ज़्यादा नहीं था, अब जो नेक्स्ट स्पेल आने वाला है वो किस
हद तक मतलब कितना ज़्यादा है वो, कितनी बारिशें होंगी इसमें? देखिए, हम इस शहर में ही रहते हैं और जो पहला स्पेल जो इससे पहले आया था वो इतना तेज़ नहीं था, लेकिन बारिश कहीं कहीं अलग अलग इलाकों में हो रही थी, लेकिन पानी जमा हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो नालों की सफाई हुई है, उसके बाद जो है अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कराची क्लीन रहा। थोड़ी देर जब बारिश होती है उस वक्त तो पानी जमा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखें तो पूरा शराय फैसल ने और दीगर इलाके ने वो क्लीन हो गया था। इस वक्त भी जो देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट के जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो आए हैं और हम जो कराची को उनको बोले, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी बर वक्त इकदाम उठा रहे हैं वो, और उसको देखें कि जो एक्शन ले रहे हैं, खुद ग्राउंड पर उतरते हैं वो और जाके तमाम इदारों को, लोगों को कह रहे हैं आप काम करें। तो यही हमें चाहिए था कि बर वक्त और इकदाम उठाए जाएँ, तो वो जो जाके मुख्तलिफ इलाकों में जो एक्शन ले रहे हैं खुद जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कराची और जाके जब एक्शन लेते हैं तो उसमें जब नज़र आता है लोग काम करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि बॉस आ जाता है किसी का, वो आके उसको काम दिखाना पड़ता है चाहे उसका नहीं कर रहा हो दिल। लेकिन इस वक्त ये हुआ है कि पूरे शहर में देखें सफाई से लेके सब कुछ, अगर आप देखें बरसात में, ताकि वो खुद जहाँ जहाँ गए हैं और वो राउंड भी वीडियोस भी भेजी, वो खुद जा रहे होते, खुद भी वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जाके दिखा रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों का। अब जब जाके देखा है तो इदारों को मजबूरन होकर काम करना पड़ा। तो इस वक्त शहर का यानी जो पहले था और अब जो है उसके बहुत अलग असरात नज़र आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट के नालों की सफाई हो गई है जी। तो 2020 में जो हाल हुआ था कराची का, मुझे याद है कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। BHA का इलाका है, लेकिन इस कदर पानी उसमें जमा हुआ था और इस कदर लोगों का नुकसान हुआ था, और कहा जा रहा है कि अब जो है वो उस तरह से नालों की सफाई हो गई है, तो बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उस तरह से लोगों का नुकसान नहीं होगा। ये बारिश ज़हमत नहीं बल्कि हम इसको रहमत समझेंगे। अच्छा सर, इसके अलावा आप कैसे देख रहे हैं कि बारिशें अगर होती हैं अभी तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हम देखने में आते हैं, ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो करंट लगने से बहुत सारे लोग जो है वो उनकी हलाकतें हो जाती हैं। तो इस हवाले से कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई निज़ाम होना चाहिए। तार जो इस तरह खुलेआम सड़कों पर पड़े होते हैं तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कराची शहर का। अगर कराची शहर में जाके देखें आप, जगह जगह पे जो आपको मुख्तलिफ जो हैं आपको के इलेक्ट्रिक के वायर तो खंभों पे होते हैं, लेकिन और भी काले तारों का गुच्छा हर जगह नज़र आता है और लोग परेशान हो जाते हैं ये क्या है, क्योंकि उसको चलाने के लिए इंटरनेट केबल होगी, दीगर वो चीज़ें होती हैं, तो उसको चलाने के लिए उनको जनरेटर से बिजली भी चाहिए होती है। अब उसको चलाने के लिए कुछ मुहिम भी हुई, इन दोनों का मिलाप भी हुआ कि के इलेक्ट्रिक का कि हमारे पुलों पे, तो उसको चेंज आउट भी किया गया। अब मसला ये है कराची में जो बॉक्स सिस्टम है वो चाह रहे हैं कि बॉक्स सिस्टम ले आएँ और जो ये वायर गुच्छे हैं या तो ज़ेर ज़मीन कर दें या इसको ख़त्म कर दें, तो इसके लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। कराची की टोटल बात करें तो कराची में जो आप देखें 32 लाख मीटर हैं, यानी कि घर अगर हम कहें जो रजिस्टर्ड हैं के इलेक्ट्रिक के पास, और इतने ही आपके जो हैं कच्ची आबादी पर जो कच्चे घर बने हुए हैं। अब इसको जाके बिल्कुल सही करना फौरी तौर पे नामुमकिन है, क्योंकि कभी नहीं किया गया है। अब इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक शॉक का देखें तो लोग जो घर बनाते हैं, आप जाके देखें, आपने भी देखा होगा मुख्तलिफ इलाकों में, आप भी जाके विजिट करती रही मुख्तलिफ जोरंगी, कुरंगी, लांडी, मलीर। अब वहाँ पे क्या हुआ है कि घर जब बनता है तो पोल उससे इतना दूर होता है कि वो आप 8 फीट 9 फीट दूर होता है घर से, लेकिन वो घर जो है जब बनाते हैं तो इसको आप देखा होगा छज्जे नुमा खींच के ले आते हैं, तो पोल और इसका दरमियान जो हिस्सा खत्म हो जाता है। बच्चे छत पे जाते हैं, खेल रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कभी आप कहीं होंगे तो बिल्कुल आपके छज्जे से वायर नजर आ रहा है। अब बच्चे को नहीं पता होता है कि वो वायर है, वो बच्चा छू लेता है, या ऊपर बच्चे खेल रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, वो जाते हैं वो छू लेते हैं, तो बच्चे को नहीं पता होता है ये। तो ये जो इक़दाम हैं, अब ये फिर वही जो इदारे मौजूद हैं, और जब ये ऐसी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं और एक कानून है कि इतने दूर। अच्छा सर, इसका कानून भी है, लेकिन फिर भी बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फिर भी 80-80 गज पे हम देखते हैं 3-3 4-4 मंजिला बिल्डिंगें जो है वो तामीर कर दी जाती हैं। और दूसरा, कराची का सबसे बड़ा मसला मैं समझती हूँ वो ये है कि स्ट्रक्चरल फॉल्ट बहुत ज़्यादा है। आप कभी नाले के ऊपर घर बना देते हैं, कभी जहाँ पर सीवरेज की लाइन या पानी का सिस्टम ना हो वहाँ पर घर बना दिए जाते हैं, और घर बनाने के बाद फिर ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आती हैं। तो सर, ये सिस्टम है, बिल्डर्स बाकायदा तौर पे कागजात देते हैं, जो आम इंसान है जैसे मैं या आप, हम एक घर बनाने जा रहे हैं तो हमें तो लगता है हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद पता चलता है ये जगह जो थी वो इलीगल है। जी, तो इसकी अगर हम देखें सर्वे, फिर वही जी, कराची में पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं। जो डिमांड है घर की वो इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इस वक्त मैं आपको बताऊं, आप किराए का घर लेने जाएं किसी भी इलाके में
किराए का घर आपको 10,000 में तो नामुमकिन है मिलना, चाहे कच्ची आबादी में जाए। बिल्कुल सही है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, डिमांड इतनी है, सप्लाई है नहीं। अब एक घर खाली होता है, उसके लिए 3 लोग खड़े होते हैं, मुझे किराए पे दे दो। ये वजह ये है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब इसकी वजह से हम देखें तो जगह जगह, जैसे हम आप बिल्डर का बोलिए, तो इस वक्त जैसे हमने जो सर्वे किया है, जो एक बिल्डिंग्स बनती हैं उसके साथ जैसे इलाकों में जो घर हैं, पोर्शन माफिया जो आया है। पोर्शन माफिया क्या है, इलाके में जो रियल एस्टेट वाले होते हैं वो आते हैं आपके पास या मेरे पास घर है भाई, कितने गज का है, 120 गज का है। वो क्या बहकाते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं, इस पर 3 फ्लोर बना देते हैं, 120 गज का है, 60-60 गज 2 में डिवाइड कर दें, 3 फ्लोर बनाते हैं, 6 घर बन जाएंगे। एक ग्राउंड के 2 घर आपको बना के हम देते हैं बिल्कुल नया, और ऊपर जो हम उसको बेच देते हैं, यानी कि 4 फ्लैट बन गए। अब फ्लैट कमर्शियल हो गया, रेसिडेंशियल एक कानून है, ये सब इलीगल है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक्शन लिया है और कराची के मास्टर प्लान की बात की है। अगर मास्टर प्लान पे हम जाते हैं और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, तो इस वक्त अगर शहर में देखें, जो आप कोई भी नाम लें, आप नॉर्थ नाजाबाद लें, नाजाबाद लें, फेडरल बे एरिया लें, औरंगी लें, लांडी लें, मली लें, शाह फैसल लें, किसी भी इलाके में चले जाएं जहां आपने जैसे बताया जो 80 गज, अगर आप खड़े होकर देखें वो 80 गज की बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग नहीं लगती, खंबा लगता है। बिल्कुल, इतना छोटा सा उस पे आप पूरी बिल्डिंग खड़ी करें। अच्छा सर, आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात की, तो आपको नहीं लगता कि उसी के अंदर ही कुछ ऐसी काली भीड़ें मौजूद हैं जो चंद पैसे लेकर अलाउ कर देती हैं और वहाँ पर फिर घर बन जाते हैं और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है? तो नुकसान तो उन्हीं लोग का होता है ना, उन गरीबों का जो बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके अपना घर बनाते हैं, वो घर से बेघर हो जाते हैं। आपको मैं बताऊं, मैं 2 दिन तक सोया नहीं था। जब आपने देखा होगा कि लैंज एरिया में और चाकीवाड़ा में जो बिल्डिंग्स गिरी थी, जी जी जी, मतलब जब हम स्पॉट पे खड़े हुए थे तो वो लोग निकल नहीं रहे थे कि मेरा घर है। तो बिल्डिंग गिरी, उसके बराबर वाली बिल्डिंग भी मुतासर हुई, उसके बाद उसको भी खाली कराया। लेकिन अब आप देखें, जिसने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा के वहाँ पे बनाई, अब उसमें यह है कि वो बिल्डिंग 2 फ्लोर बनने चाहिए थे। मतलब जो लॉ है, आप मतलब हैरान होंगी, 200 गज से ऊपर ग्राउंड प्लस 1 से ऊपर नहीं जा सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, यानी कि आप अगर 200 गज का एक प्लॉट है तो उस पर आप एक बिल्डिंग बना सकते हैं, राइट? अब उसमें क्या है कि उसमें जगह भी छोड़नी है। वो किसी को आप जाके पूछें, कराची में किसी भी इलाके में जाएं, कभी आप शो कीजिएगा, बोलें कि भाई ये 200 गज का घर है, वॉल टू वॉल आपने खड़ा कर दिया, फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है बहुत सिंपल कि अगर मेरा 200 गज का ज़मीन है तो 75% पे आप घर बनाएंगे, 25% हवा आने के लिए छोड़ेंगे, यानी कि आप वॉल टू वॉल नहीं उठा सकते। जो भी घर है तो जो एक बॉक्स बनाए आप, उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स बनाएंगे उसमें, क्योंकि चारों तरफ से आपको छोड़ना है। मगर कोई लॉ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कानून पेपर में है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, और हम अपील करते हैं हुकूमत से, जो हमें देख रहे हैं, लीडर्स, हमारे पॉलिटिशियंस और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत, के इस पर काम होना चाहिए और करप्शन का हर लेवल में होना चाहिए। अपनी अगली खबर की तरफ चलेंगे। हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी टैक्स बढ़ाने के ख़िलाफ़ ट्रक और डंपर एसोसिएशन की हड़ताल आज भी जारी है और इसको तकरीबन 11 रोज़ हो गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिपोर्टर हमारे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम, हमें बताइएगा कि ट्रक डंपर्स एसोसिएशन की जो हड़ताल है उसको आज 11वां रोज़ है, क्या सूरत हाल है? कोई सुलह सफाई का मामला है? हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता किया गया है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रॉयल्टी टैक्स होता क्या है। मुख्तलिफ हम देखते हैं कि तामीराती जो शोबे होते हैं उसके लिए हम अमूमन देखते हैं कि बजरी इस्तेमाल की जाती है, रेती इस्तेमाल की जाती है। ये रेती जहाँ से डंपर के जो मालकान है वो उठाते हैं, उन जगहों को जो है महकमा सिंध का एक महकमा है माइंस एंड मिनरल्स, ये हुकूमत सिंध का जो महकमा है वो उन जगहों को ठेकेदारों को देता है, ठेकेदारों को अलॉट करता है और फिर ठेकेदारों से जो है वो ये तमाम तर जो डंपर और जो ट्रक वाले हैं वो रेती लेते हैं, दीगर मटेरियल लेते हैं। तो जो ट्रक डंपर एसोसिएशन, उनका ये कहना है कि उन ठेकेदारों ने महकमे के जो अफसरान हैं उन्होंने उनकी मिली भगत से जो ये रॉयल्टी टैक्स यानी कि फी डंपर जो कि पहले एक मटेरियल उठाने का, बजरी उठाने का जो कि पहले 700 रुपये था, अब फी डंपर जो है वो तकरीबन या फी ट्रक
उसमें 2000 रुपये तक का इजाफा कर दिया, यानी कि अब वो फी डंपर जो है वो रॉयल्टी टैक्स जो है हो गया अब 2700 रुपये करीब, यानी कि अचानक से जो ठेकेदार हैं उनकी जानिब से तकरीबन 2000 रुपये का इजाफा किया गया है। और इस तमाम तर इशूज़ पर जो है वो ट्रक डंपर एसोसिएशन जो है वो हड़ताल है, सरापा एहतजाज है। उनका एहतजाजी कैंप जो है वो 11वें रोज़ भी सोराब गुट पे मौजूद है। हम देखते हैं कि वसीम पहले ही ट्रक डंपर्स एसोसिएशन वाले जो है उनका पहले ही कहना है कि हम बहुत ज़्यादा टूल टैक्स जो है वो देते हैं और अब रॉयल्टी टैक्स में इजाफा तो ये बहुत ज़्यादा है उनके लिए। और इस हवाले से जो सेक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 11 दिन हो गए हैं हड़ताल को, ट्रक्स और डंपर्स हर चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या फिर जो कचरा वगैरह उठाना है उसके लिए भी चाहिए होते हैं। तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि डंपर हो या ट्रक हो, मुख्तलिफ जो तामीराती शुबे हैं उनको जो है बजरी, रेती, सीमेंट की सप्लाई करता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से, मुख्तलिफ गोदामों से, बंदरगाहों से और मुख्तलिफ जो मकामात से वो लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, यानी कि माल की तरसील करते हैं। अगर बंदरगाह पे कोई शिप लगा हुआ है तो वहाँ से वो जो माल है, मटेरियल है, वो उठा के जो है वो या तो फैक्ट्रियों में या गोदामों में पहुँचाते हैं, या फिर फैक्ट्रियों का माल अगर एक्सपोर्ट का है तो वो पहुँचाते हैं बंदरगाहों की तरफ। तब हम देख रहे हैं कि चाहे बजरी हो चाहे सीमेंट हो, उस सेक्टर को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ट्रक डंपर एसोसिएशन जो है उनकी एहतजाज का सिलसिला जारी है। हड़ताल की वजह से कराची के मुख्तलिफ मुकामात पर जो ट्रक डंपर एसोसिएशन के जो रहनुमा हैं और ड्राइवर हैं उन्होंने अपनी जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं यानी कि ट्रक और डंपर हैं वो खड़े कर दिए एहतजाजन। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर जब कराची में सफाई मुहिम का आगाज़ होता है बड़े पैमाने पर, या फिर हम बारिशों में हम देखते हैं कि सफाई मुहिम नालों की हो रही होती है, तो नालों में से जो कचरे की सफाई हो रही होती है वो भी ट्रक्स और डंपर्स के और वो डंपर। बहुत बहुत शुक्रिया बसीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और अब हम अपनी दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। कराची की साहिली पट्टी इस वक्त आलूदगी की शदीद लपेट में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का कहना है कि रोज़ाना मलीर और लियारी में 4000 से ज़ायद फैक्ट्रियों का आलूदा पानी समंदर में डाला जाता है, जो कि समंदर की आबी हयात जो हैं उनके लिए भी ख़तरनाक है। इसके अलावा बहुत सारे जो है इल्लीगल फ़िशिंग ट्रॉलर्स भी हमें देखने में आते हैं, जो कि गैर ज़रूरी जो जाल हैं उनका इस्तेमाल करके मछलियों को उसका शिकार कर रहे होते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। सर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का कहना है कि इस चीज़ को हमें रोकना होगा। इसके हवाले से जो माहौलियाती वज़ीर हैं इस्माइल राव, उनका भी कहना है कि अगर माहौलियाती कवानीन पर अमल नहीं किया गया तो ऐसी फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि देर से ही सही लेकिन हुकूमत को ख्याल आया इस बारे में? जी हाँ, हर साल आता है। अच्छा जी, मेन ये है कि हर साल कहा जाता है बंद कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप देखें जो समुंदर में जो आपकी गंदगी है और अनट्रीटेड वाटर जो है इंडस्ट्रीज़ का, इन सब का ये समुंदर में जा रहा है। अगर आप सी व्यू चक्कर लगाते होंगे कभी तो आपका उतरने का दिल नहीं करता होगा, ऐसा काला पानी हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि वो कोई तेल नहीं निकल रहा वहाँ पे, इतना गंदा पानी वो जो जा रहा है, जो आपने अपने साहिल को तबाह बर्बाद कर दिया। आप अगर जाएं, जो कैच है ना, फिश कैच जी, वो ख़राब हो गया है आपका, और आपके पास से आप गहरे पानी में जाते हैं हमारे माहीगीर, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। और आपने सुना होगा भारत ने पकड़ लिया है, या वो क्योंकि उनको अगर वो साहिल के पास जाके कैचिंग कर रहे होते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं तो उनको मिलती ही नहीं है, क्योंकि मछलियाँ जो हैं गंदा आलूदा ये पानी खा के वो मरी जाती हैं। हाँ। तो जो डेथ है फिश लाइफ की वो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो इधर आती है साहिल के पास अगर आप जाएँ तो सिर्फ ये साहिल पे जाके जो आपकी समुद्री मखलूक उन्हीं को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। जो शिप्स आती हैं, अब रोज़ शिप्स आती हैं आपकी बंदरगाह पे लगती हैं, तो उसका इम्पैक्ट ये हो रहा होता है कि उन शिप्स को भी डैमेज कर रहा होता है। आपकी नेवी है, उसकी भी शिप्स खड़ी हुई होती हैं। तो ये सब की एक कंसर्न रिपोर्ट आई थी और उस पर कहा गया है हमेशा कि ट्रीटमेंट वाटर डाला जाए और ट्रीट करके पानी को समुद्र में डाला जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। अब इंडस्ट्रीज़ हैं कराची में, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कराची में 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं और सबसे खतरनाक इंडस्ट्री जोन है जो कुरंगी का इंडस्ट्री, वहाँ पे चमड़े की सनतें लगी हुई,
क्योंकि चमड़े को साफ करने के लिए केमिकल लगता है, वो केमिकल ओपन सीवरेज में डाला जाता है, उसके बाद वो जा रहा होता है समुंदर में। इसी तरीके से दीगर तमाम 7 इंडस्ट्री जोन से भी आपका आ रहा है, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है। अब अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कलर का ट्रीटमेंट करते हैं कपड़े को, जब वो उससे प्रोसेस करते हैं तो उसको केमिकल यूज़ करते हैं, वो सारा पानी आप जाएं, आप यकीन करेंगे कि आप जाएं साइड में जाएं, दीगर इंडस्ट्री में जो नाले ओपन जो जा रहे होते हैं आप देखेंगे ना, उसमें से धुआं निकल रहा होता है, वो गर्म नहीं होता है, वो केमिकल जब मिल के 2-3 अलग अलग सब केमिकल जब मिलते हैं वो आपको नज़र आएगा कि धुआं निकल रहा है, इतना खतरा। ये सब हमने रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर एक तो ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ का जो है वेस्टेज वो उसमें डाला जा रहा है, इसके अलावा सीवरेज का पानी उसमें डाला जा रहा है, तो ये जो समुद्री मखलूक हैं उसके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है? 50% इस जो कैच था कराची से जी ख़त्म हो गया। जो माहीगीर जो है आप जाके देखें कि माड़ी पे मनोड़ा पे जो उनकी टोटल आबादी, उनकी जो रोज़गार वो था वो ख़त्म हो गया। अब आप जाएं वहीं मनोड़ा से आगे निकल के जैसे हब की तरफ से निकलते हुए वो आगे जाते हैं, अब वो बेचारे मजबूरन जो हैं वो माइग्रेट कर गए, यानी कि गवादर के आसपास। अब गवादर पर डेवलपमेंट हो रही है, उनको वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। अब वो करें तो क्या करें, फिर वो क्या कहते हैं, वो डीप सी में चले जाते हैं छोटी जो किश्तियाँ लेके। अब उसमें उनके लिए बहुत ख़तरा होता है, फिर वो जब जाते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि जदीद चीज़ें उनके पास नहीं होती हैं, वो अपने एक अंदाजे से वो जाते हैं कि हम पाकिस्तान की हुदूद में ही, फिर वो उनको पकड़ लिया जाता है। अब ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट इनटेक करे, बातें सब जगह होती हैं। जैसे फिशरी डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद है, आप जाके पूछें, आप जाएँ कभी फिशरी, सड़कें टूटी हुई, अंदर गंदगी इतनी, अगर कोई बाहर से कोई आए ख़रीदार और इतनी बड़ी आपकी फ़िश इंडस्ट्री है वो ख़रीदेगा और जाके देखेगा इतना गंदा है, वो तो आएगा ही नहीं ना। अब ये है कि वो चीज़ें जो हैं हमारी, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे हमने पहले कहा था, पानी जब आपको साफ़ नहीं मिल रहा है तो समुद्र को कैसे बचा सकते हैं हम? पीने का साफ़ पानी इस शहर को नहीं मिलता है, सही, बिल्कुल तो सही। समुद्र की मखलूक को कैसे बचाएंगे? क्योंकि जो लोग हैं सर एक तो वहाँ पर वेस्टेज डाला जा रहा है, सीवरेज का पानी डाला है, उससे समुद्री मखलूक जो है वो अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा सर ये जो गैर कानूनी तौर पर जो फ़िशिंग की जा रही है, जालों का जो गैर कानूनी तौर पर जो जाल ऐसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसकी कोई रोकथाम के लिए कोई ऐसी इदारा या इसको कौन देखता है? जी, डीजी फिशिंग है और वो कैच होती है। तो अब ये है कि वो जो मछेरे होते हैं वो जाते हैं, तो जो जाल होता है ना, जाल का साइज़ होता है, अगर आप जाके पकड़ते हैं और छोटे मछलियों के बच्चों को पकड़ लेंगे, वो क्या करते हैं पता है कहाँ यूज़ होता है? जो छोटे जो आपके झींगे हो गए, छोटी मछलियाँ होंगी, ये सब ये कैच होने के बाद उनको बच्चों को पकड़ते हैं और आपकी जो चिकन इंडस्ट्री है उसमें यूज़ हो रहा होता है, चिकन फीड के तौर पर। वहाँ पे हमने ये भी रिपोर्ट किया था कि वहाँ जाते हैं वो जो छोटे जो आते हैं वो, क्योंकि वो कैच में आते हैं, मर जाते हैं, उसको जाके फिर उसकी वो फीड बनाते हैं और मछलियाँ आप उनको जो खिला रहे होते हैं। अब चिकन आप देखें तो चिकन आपको आजकल बहुत हैवी नज़र आ रही होंगी, 2-2 किलो की, 3-3 किलो की। उसकी वजह ये है कि उसको इतनी हॉट मतलब फूड उनको खिलाते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम पे जो है बहुत बड़ी हो जाती हैं। मतलब 4 हफ्ते 5 हफ्ते की चिकन देखें आपको यकीन नहीं आएगा कि वो इतनी बड़ी। बिल्कुल आपने सही कहा, चिकन देख लें, उसका मसला, हर चीज़ आर्टिफिशियल है, फ़िश भी अब आर्टिफिशियल होती जा रही है, उसको इतना खिला पिला दिया जाता है। अच्छा, हम अपनी अगली खबर की तरफ बढ़े, महंगाई की बात करेंगे। और महंगाई इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला है। 2 वक्त की रोटी खाना आवाम के लिए, एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हबीब खान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि फलों और सब्जियों के क्या रेट्स चल रहे हैं आज। जी हबीब, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। बताइए आज के क्या रेट्स हैं फल और सब्जियों के हवाले से? वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, देखें कराची में इस वक्त फलों और सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से हम इस बारे में रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो टमाटर है बिलखुसूस जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ होती है, उसकी कीमत में एक बार फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया है और 20 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफे के बाद दोबारा टमाटर ने शहर कैद में सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली है। तो इस वक्त टमाटर शहर में तकरीबन 100 रुपये और 120 रुपये फ़ी किलो में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियों में अगर बात करें तो आलू आज जो है वो सफ़ेद आलू 50 रुपये, जबकि लाल आलू जो है वो 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके बरक्स अगर जो प्राइस लिस्ट है जो कमिश्नर कराची की जानिब से जारी की जाती है उन पर अगर इस पर आलू की कीमत के वाले से बात करें तो आलू उसके ऊपर 43 रुपीज़ लाल आलू, जबकि 37 रुपीज़ जो है वो
सफ़ेद आलू की कीमत मुकर्रर है। तो मार्केट प्राइस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है उसकी प्राइसेस मुख्तलिफ हैं। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों की, हरी सब्जियों के हवाले से बात करें तो भिंडी और जो फलियाँ हैं वो इस वक्त 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं, जबकि दोनों की ही कीमतें प्राइस लिस्ट के ऊपर 116 रुपये और 120 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर है। इसी तरह से अगर दीगर सब्जियों में बात करें, हरा धनिया, पुदीना, कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट पर आज भी दोनों की कीमत 7 रुपये फ़ी गड्डी है, जबकि मार्केट में इसके बरक्स इस वक्त 20 रुपये जो है वो फ़ी गड्डी इसके वसूल किए जा रहे हैं। तो कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्टें हैं उन पर अमल दरामद कहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट में अपनी मनमानी कीमतों पर वसूलियाँ की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया हबीब खान साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची में फलों और सब्जियों के रेट के हवाले से। और बहुत शुक्रिया अरशद खान साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आज हमने बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो इसमें डिस्कस की। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी एट 10। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अपने मुस्तकबिल के मेमारों के हवाले से, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके हवाले से। एक वक्त था जब स्कूलों में जो बच्चे हैं उनकी तरबियत इस तरह से की जाती थी, उनको इस तरह से सिखाया जाता था ये सोच के कि वो मुस्तकबिल के मेमार हैं। लेकिन पाँचों उंगलियां बराबर नहीं है, अभी भी ऐसी तरबियत हो रही है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में ये है कि उन्होंने इसको एक धंधा बना लिया है। उनका ज़्यादा फोकस जो है वो कमाई के ऊपर है, फ़ीसों के ऊपर है, ना कि बच्चों को पढ़ाने पर। इसी हवाले से एक कराची में इंसिडेंट हुआ स्मार्ट स्कूल का, जो कि हमने कुछ दिन पहले देखा, जहां पर एक बच्ची को 1 मंथ की फ़ीस ना देने पर उसको घंटों घंटों क्लासरूम से बाहर खड़ा रखा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब वालिदैन ने सवाल किया तो वालिद को भी बच्ची के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत ही हैरानकुन रवैया है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका तारुफ कराना चाहूँगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमूद जाफरी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन स्टूडियो के। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है स्काइप पे डॉक्टर फ़राह आफ्ताब ने, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। उनसे भी जानेंगे कि इस तरह के वाक़यात का होना बच्चों की नफ्सियात पर क्या असर डालता है। तो हमूद जाफरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक ऐसा वाक़या देखने में आया, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो इस तरह का बच्चों को, किसी बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो, मारा गया हो, या फिर किसी के वालिद को। इससे पहले भी हम ऐसे वाक़यात देखते रहते हैं। सर, ये जो रवैया है कि किस किस्म का रवैया है, किस माशरे में हम रह रहे हैं? आपने अपने इंट्रो में ख़ुद ही इस बात को वाज़े भी किया। देखें, जब एजुकेशन या सेहत से मुताल्लिक़ मामलात में लोगों के माली मफाद वाबस्ता हो जाएं, तो माली मफाद जो है वो उसकी प्रायोरिटी आ जाती है, और जो सहूलत दी जानी है सेहत के हवाले से या तालीम के हवाले से वो पीछे चली जाती है। यहाँ पे अब बहुत ही हमारा अलमिया है ये कि पिछले 10-15 सालों में ख़ास तौर से, और अब 30 साल तक आप पीछे जा सकते हैं, कि तालीम के मयार को जानबूझ करके बहुत गिराया गया सरकारी स्कूलों के अंदर। सरकारी स्कूलों के अंदर इसलिए गिराया गया ताकि सिर्फ वो बच्चे जो फ़ीस दे करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाएं, और जो फ़ीस नहीं दे सकते हैं वो बिल्कुल जाहिल रहें, ताकि उनसे घरों के काम करवाए जाएं, उनको चपरासी बनाया जाए, उनको क्लर्क बनाया जाए। और ये जो रवैया है जिसकी आप बात कर रही हैं, इंतहाई अफसोसनाक है। और आपने ख़ुद भी बताया अपने इंट्रो में कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अभी 2-3 महीने पहले ही एक और स्कूल में ऐसा हुआ था जहाँ पेरेंट्स को हफ्से भेजा में 3 घंटे तक रखा गया। हम खुद वहाँ मौजूद थे, मैं खुद उस वाक़े का आई विटनेस हूँ, मैं वहाँ मौजूद था। पेरेंट्स को अंदर बंद किया हुआ था, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। वो पेरेंट्स बेचारे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो जाहिर है एक आदमी कहाँ तक जा सकता है, एक इंडिविजुअल कहाँ तक जा सकता है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी भी दाद रसी नहीं हुई। इस वाले मामले में कम से कम मैं हलीम आदिल शेख साहब का शुक्रिया अदा करूँगा ख़ास तौर से, कि वो मौके पे पहुँचे, और हम जो हमारी एसोसिएशन के नुमाइंदे थे वो भी पहुँचे, नदीम मिर्ज़ा साहब वहाँ पहुँचे, और उन्होंने पूरी कोशिश करके कम से कम इस वक्त FIR कटवा दी है। और उम्मीद यह है कि इस FIR के नतीजे में वालिदैन को इंसाफ मिलेगा। फ़ीस की मैं तस्दीक कर दूँ, ज़रा आपने कहा कि फ़ीस नहीं आने की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। अच्छा, सितंबर का तो महीना चल रहा है, सितंबर की सिर्फ
आउटस्टैंडिंग थी। तो मतलब कि एक मंथ भी पूरा नहीं हुआ ये था। तो करंट मंथ है ना, इसको आप अच्छा। आउटस्टैंडिंग कह ही नहीं सकते हम इसको, ये तो करंट मंथ चल रहा है। लेकिन सर स्कूल जब का कहा कहना गया ये स्कूल जी इंतजामिया मैं से, बता रहा हूँ उनका उन्होंने यही क्या कहना कहा, है कि उन्होंने फीस ये ना कहा, दें। पेरेंट को भी कहा, और उनका बकौल उनके कि ये हमारा रूल है कि 7 तारीख के बाद अगर किसी अच्छा। बच्चे की फीस नहीं आई तो हम उसको ऐसे ही बाहर खड़ा रखेंगे। दिस वॉज देयर सेइंग। और जो उन्होंने किया, अभी छोटी सी बच्ची, आप लोगों ने देखा होगा उसको वीडियो के अंदर, उसकी अब हमारे साथ माहिर नफ्सियात भी मौजूद हैं, वो भी बताएंगे कि उसकी नफ्सियात पे क्या असर पड़ा होगा। हम बिल्कुल। पेरेंट्स जो अभी सिर्फ सुन रहे हैं वो दहल गए हैं सुन करके, वो पेरेंट जिनके साथ हुआ है वो अभी ट्रॉमा में होंगे, और फिर उस बच्ची के साथ पता नहीं क्या अभी वो किस पोजीशन में होगी, वो दोबारा स्कूल जाते हुए डर रही होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। फरा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है। जी फरा, हमें बताइए कि इस किस्म के वाक़यात हम देखते रहते हैं, अभी भी एक बच्ची को उसके वालिद को बच्ची के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्या असर हुआ होगा उसके दिमाग पर, और वो किस तरह मतलब ट्रॉमेटाइज होगी, किस तरह से वो स्कूल जाएगी, एक नेगेटिव उसका परसेप्शन नहीं बिल्ट हो जाएगा स्कूलों के हवाले से? बिल्कुल ऐसे ही है। होता ही है कि ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि जी बच्चे का स्कूल जाने का दिल नहीं चाह रहा, देयर मस्ट बी अ रीजन जो कि स्कूल ट्रिगर करता है बच्चे को के इंटरेस्ट को खत्म करने में। और ये जो इवेंट जो वाकया हुआ है वो आप सोचें उसकी लाइफ लॉन्ग इवेंट रहेगा। हमें लगता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बच्चे भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो उसकी पूरी लाइफ में एक निशान के तौर पे, उसकी एक स्कार के तौर पे उसकी बॉडी के साथ रहेगा। और उससे ज़्यादा ये अंडरस्टैंड करें कि हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, हमें पेशेंस के साथ रहना चाहिए, हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। बट राइट नाउ व्हाट आई सी इज स्कूल में बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शो किया जा रहा है, वायलेंस शो किया जा रहा है। एंड आई थिंक वायलेंस वगैरह वैसे भी होता रहा है, इट्स जस्ट दैट कि अब सोशल मीडिया, हमारा मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि नाउ एवरीथिंग कम्स ऑन द लाइमलाइट। प्रीवियसली भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन हम कभी अंडरस्टैंड नहीं करते कि बच्चों के जो साइकी है उसके पीछे किन किन चीज़ों का हाथ है। तो उसमें बहुत बड़ा रोल आपका स्कूल प्ले करता है। जिस तरह के एक्सपीरियंस, उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं रिलेटेड टू स्कूल। अब आप सोचें कि जिस बच्चे के सामने उसके फादर को इस तरह वायलेंस का शिकार किया गया, उसके पास उसका इम्पैक्ट कैसा रहा होगा अपने वालिद के बारे में कि जी मेरे वालिद मुझे इस ऐसी जगह पे प्रोटेक्ट नहीं कर सके, और जहाँ पे उसके वालिद की रिस्पेक्ट नहीं है, सो हाउ आप अंडरस्टैंड करें कि उसका अपना परसेप्शन कैसे बना होगा रिलेटेड टू स्कूल। अब अगर वो फ्यूचर में स्कूल से घबराती है तो उसमें किस चीज़ का हाथ है? उसमें सिर्फ हमारे रवैयों का हाथ है, जो कि एक बच्चे को ट्रॉमेटाइज, या हम कहेंगे कि उसके अंदर एक फियर, एक डर पैदा कर दिया गया है थ्रू आउट हर लाइफ कि वो अब स्कूल जाने से कतराएगी। और फराह सिर्फ बच्चों में नहीं, वो वालिदैन जो बड़े मतलब इस सोच के साथ अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि बच्चे स्कूल में सीखते हैं, और असातिज़ा को तो रूहानी माँ बाप का दर्जा हासिल है, अगर वही ऐसा करेंगे तो फिर जो माँ बाप हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? आप भी एक मदर हैं, बीइंग अ मदर, आपके दिल में भी ये खौफ पैदा होगा कि कहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ इस तरह का वाक़या ना हो, खुदा ना खास्ता? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ पेरेंट्स जो है ना वो वैसे ही बहुत फेयरफुल हैं। उनको आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, वो घर से बाहर निकालना इज लाइक अ वेरी डिफरेंट, वेरी ड्रामेटिक थिंग राइट नाउ फॉर पेरेंट्स, कंसिडरिंग बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर। और उसके ऊपर स्कूल में अगर ये सारी चीज़ें होना शुरू कर दें, बच्चे बहुत, मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी तो मैं बहुत खुशी खुशी से स्कूल जाती थी, बिकॉज स्कूल में हम लर्न करते थे, हम इंजॉय करते थे। पर अगर इसी तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएं तो ना तो पेरेंट्स विलिंग होंगे बच्चों को स्कूल भेजने में। अब होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट इस वजह से भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है क्योंकि बच्चे ट्रस्ट, पेरेंट्स का जो ट्रस्ट है ना वो खत्म होता जा रहा है टुवर्ड्स स्कूलिंग। और जो कि एक बहुत ही मतलब अजीब सी बात है, क्योंकि स्कूल तो एक दर्सगाह है, वहाँ पर तो हर बच्चा जाके सीखता है। अगर इस तरह का रवैया रहेगा सर, तो ऐसे रवैयों को कैसे रोका जा सकता है? मतलब कोई इंसाफ, कोई इदारा, क्या कहेंगे सर? जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था ना ज़रा, ये सबसे पहली जिम्मेदारी और वाहिद जिम्मेदारी जो है ना ये सरकार की होती है। सरकार को रेगुलेट करनी है। तालीम भी रेगुलेटर मौजूद है, रेगुलेटर के पास जो लेजिस्लेशन है उसमें उसके पास पावर मैक्सिमम जो है वो स्कूल की कैंसिलेशन के हैं, रजिस्ट्रेशन के जी। उसमें प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर वो कैंसिल कर देता है तो यहाँ जो 400 बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक दिन में कहाँ जाएंगे? तो ये कानून का जो खला है हमारे यहाँ, इसको पुर करना होगा। अगेन इन तमाम मामलों में पेनल्टी कोई इस तरह की पेनल्टीज देखें, पेनल्टीज 3 साल की जेल है, ठीक है।
मसला ये है कि अगर आप प्रिंसिपल को या मालिक को जेल भेज भी देंगे, अगेन वो बच्चे 400 एक दिन में कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? नहीं, वो आप इसका हमारे पास सस्पेंस ना करें, उनका जो इंतजामिया है उसको अगर जेल भेज ये हो नहीं दें, सकता। पैसों का उनको पेनलाइज करें तो वो जाहिर है ये चीज पैसों में का भी कभी देखें, अगेन पैसों की भी पेनल्टी है इसमें, पैसों की भी पेनल्टी है, प्रिजन भी है, दोनों एक साथ सजाएं भी मौजूद हैं। अव्वल तो आज तक हिस्ट्री में अभी तक ये एक्सरसाइज हुए नहीं ये पावर्स, सही। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये अगेन ये अगर हो भी जाती हैं तो इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना उनका ख्याल नहीं रखा गया कि इसके बाद होने वाले वाक़यात को फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो बच्चे फ़ौरन कहाँ जाएंगे। अगेन मैं देखें आर्टिकल 25A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो पहली से लेकर के मैट्रिक लेवल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त और बेहतरीन तालीम दे। 300 अरब रुपए से ज़्यादा सिर्फ सिंध का बजट है तालीम का जी। 300 अरब अजरा मैं समझता हूँ कि अगर सिर्फ 1 साल भी लग जाए ना, हर साल को छोड़ दें आप, सिर्फ अगर 1 साल भी लग जाए तो तालीम का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्राइवेट स्कूलों से बहुत ऊपर चला जाएगा। इस वक्त मौजूदा जो वजीर तालीम है सिंध, हमें कम से कम इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, इनसे पहले वाले से बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन सरदार अली शाह साहब से हमें बहुत उम्मीदें हैं और वो प्रैक्टिकल आदमी है, काम भी करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला अगर उनको मौका दिया गया, एक दफ़ा मौका दे करके वापस ले लिया गया था, अब दोबारा उनको दिया गया है, अल्लाह करे वो अपने मकासद में कामयाब हो जाए। हमारी एसोसिएशन और तमाम पेरेंट्स उनके साथ खड़े हैं। उनसे भी मेरा मुतालबा ये है कि इन तमाम वाक़यात का सद्दे-बाब का हल, वाहिद हल सिर्फ ये है कि अगर आप पब्लिक स्कूलों को उस स्टैंडर्ड पे वापस ले जाएं जो आज से कोई 30-35 साल पहले 1980 की दहाई में हुआ करते थे। वही बच्चे आज सारी ब्यूरोक्रेसी भी संभाले में जिन्होंने उस जमाने में पब्लिक स्कूलों से पढ़ा है, लेकिन आज हम सोच भी नहीं सकते। पब्लिक स्कूल्स इतना अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे तो ये जो प्राइवेट स्कूल माफिया है जो हैवी अमाउंट चार्ज करता है बच्चों से, उनके वालिदैन से, और इस किस्म के वाकयात भी देखने में आते हैं, वो कम हो जाएंगे। फराह आपकी तरफ आएंगे। एक तो हमने बात की बच्चों की नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है, माँ बाप इससे कितने खौफजदा हो जाते हैं। अगर बात करें ऐसे जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, वो कैसे किसी बच्चे पर तशद्दुद कर सकते हैं, मतलब ये तो एक बड़ी ही नेगेटिव बात है। क्या हालात ऐसे हैं या उनकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं की जाती, या हमारे माशरे का कुछ ओवरऑल रवैया ही इस तरह बन गया है कि हम वॉयलेंस की तरफ जा रहे हैं? अच्छा देखिए, ये हमारे माशरे का बहुत मैं कहूँगी अलमिया है कि हमारा एक रवैया ऐसा बनता जा रहा है। प्लस देखिए, हम वॉयलेंस कब आता है, हमें फिजिकल एग्रेशन की तरफ हम कब जाते हैं, जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ हो, बहुत फ्रस्ट्रेशन, कंटिन्यूसली कोई ना कोई इवेंट चल रहे हो, तो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम घर के मसले मसाइल की वजह से भी जो जितना कहते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट करते हैं, सो वो हम वहाँ करते हैं जो कि वीक इंसान होता है। सो जब हमें लगता है कि जो बंदा वीक है वो आगे से कुछ बोल नहीं सकेगा, तो उसको मैनिपुलेट करते हैं इस तरह की रवैयों के साथ। तो वो सारी चीज़ें जो फ्रस्ट्रेशन उनकी अपनी है टीचर्स की, या जो घर से लेकर आ रहे हैं बर्डन या कुछ, वो भी एक निकल रहा है। प्लस मैंने नोटिस किया है विद ईच विद पैसेज ऑफ टाइम और ये पोस्ट कोविड, हमारे अंदर जो पेशेंस का जो है ना वो एलिमेंट वो खत्म होता जा रहा है। इंटॉलरेंस, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। बिकॉज हम नाउ वी कैन नॉट टॉलरेट पीपल अराउंड, हमें एक दूसरे की बात बहुत ज़्यादा चुभना शुरू हो गई है, हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहा, बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, मैं जब हम बात कर रहे थे बच्चों की भी और पेरेंट्स की भी, तो अंडरस्टैंड करें कि जब हम ये सिखा रहे हैं बच्चे को, हमने एक पनिशमेंट दी है, सो नेक्स्ट टाइम बच्चा वही चीज़ करेगा कि लेट्स सपोज उसको अगर कोई चीज़ चाहिए या कोई और उसकी बात नहीं सुन रहा, तो उसने भी किसी को पनिश कर देना है, या उसने उसको मारना है, या उसने उसको एक सजा देनी है ताकि वो उसकी बात माने। तो इसी तरह हम अपने रवैयों से बच्चों को सिखाते हैं, फिर वही बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो फिर माशरे का हिस्सा बनते हैं। सो वो माशरे का हिस्सा बनेंगे तो फिर वायलेंस ही क्रिएट करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे जो भी टीचर्स हैं उनको कहा जाता है ना कि अगर बच्चे को आपने कुछ गुस्से से, अगर आप गुस्से से भी खाली देख लें एक जेस्चर, तो भी वो एक बड़ा डांट और उसमें आता है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको बहुत ज़्यादा डांटें या सजाएं दें, पनिश करें, घंटों घंटों खड़ा रखें या उस पर हाथ उठाएं, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। अच्छा सर, आपकी तरफ आएंगे कि आपने बताया कि इससे पहले कभी भी किसी को सज़ा नहीं हुई, इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं, तो कहाँ लैकिंग है, कहाँ क्या कानून बिल्कुल सही आपका नहीं है, बहुत इंसाफ का? जी बहुत बर वक्त आपका सवाल है, मैं भी यही बात करना चाह रहा था। देखें,
हमारी जो एसोसिएशन है वो 2015 से ये स्ट्रगल कर रही है। हमने सिंध हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, फिर सिंध हाई कोर्ट से, फिर सिंध हाई कोर्ट से उस अपील में, और फिर सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पर हमने अदालती जंग लड़ी है और पेरेंट्स के हक़ में हम फैसला लेकर के आए हैं सिर्फ किस बात का कि जो कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद हो जाए। सुप्रीम स्कूल्स ने ये प्ली ली थी कि ये गैर आइनी कानून है, उसको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट तक ने। अच्छा, जी हाँ, उसको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट तक ने और अपना फैसला दिया कि ये बिल्कुल आईनी है और इस पे हर्फ बा हर्फ अमल होना चाहिए, विद अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं इन द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द यानी लॉ। कानून हमारे जी। मुल्क में मौजूद है, जो असल मसला है वो इम्प्लीमेंटेशन का मैं है। जी एक बात और ऐड करूंगा। कंटिन्यू करेंगे, वक्त हो गया एक ब्रेक अच्छा। का, तो कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। रहिए सिटी एट 10। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूं जहरा रज़ा और बात कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से। हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे जो बच्चे हैं मुल्क के, उनके हवाले से बात हो रही है। फ़राह आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर, जो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमूद जाफरी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। फ़राह, आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि हम बात कर रहे थे बच्चों की नफ्सियात के हवाले से, ये तो एक इंसिडेंट है जहाँ पर एक स्कूल में बच्ची के साथ वायलेंस किया गया, उसके माँ बाप के साथ किया गया। वैसे अगर हम बात करें ओवरऑल बच्चों की, तो बच्चे बड़े ही, आपने कहा ना, अर्ली एज में जो वाक़यात होते हैं या अर्ली एज में उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो उन्हें ज़िंदगी भर याद रहता है और ये एज बड़ी ही नाजुक होती है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटते हैं या पनिश करते हैं, और होता क्या है उसकी वजह से वो बच्चे बहुत अच्छे मतलब झूठ बोलने लग जाते हैं और उन्हें ये डर होता है कि अगर हम सच बताएंगे तो माँ बाप जो है हमें पनिश करेंगे। तो इस हवाले से हमें बताइए कि बच्चों की तरबियत जो है, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से करनी चाहिए, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो असातिज़ा का सलूक हो, वो किस तरह होना चाहिए? देखिए, रिमेंबर वन थिंग, हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बताते हैं लेकिन हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट एक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे को हमने बताया झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई फ़ोन पे पूछ ले बाबा कहाँ हैं या घर पे आके पूछ ले तो हम कहते हैं जाके बोल दो मैं मौजूद नहीं हूँ। सो हम एक्शन से बच्चों को लर्न कराते हैं, उन्हें क्या बताया है उससे बच्चे लर्न नहीं कर सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो अपने एक्शंस में लेकर आए। हम जो है हिटिंग क्यों स्टार्ट करता है, सिंस आई एम वर्किंग विद किड्स आई नो बच्चे हिटिंग क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप उनसे कॉन्वर्सेशन करें तो वो ऑटोमेटिकली बताते हैं कि जी मामा भी तो मारती हैं, मामा जब मैं बात करता तो मामा मारती हैं। तो ऑटोमेटिकली हम बच्चे को लर्न करा रहे हैं कि अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, अगर आपने किसी से बात मनवानी है तो आप आराम से बच्चे को दूसरे बच्चों को मार के या गुस्सा करके छीन के आप ले सकते हैं। सो इसी तरह हमारे रवैये बच्चों को सिखाते हैं कि हमने कैसा बिहेव करना है, बी इट टीचर या पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स इस तरह का रवैया रखेंगे बच्चा उसी तरह की चीज़ें लर्न करेगा। और जैसे उसातिज़ा, पुराने ज़माने में जब हमारा टाइम होता था तो आई रिमेंबर हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते थे और हम खुद भी देखते थे कि जी उस्ताद जो है वो आगे चल रहा है तो आप रुक जाते थे और उनकी अदब या रिस्पेक्ट देते थे। आजकल के बच्चों के अंदर रिस्पेक्ट एलिमेंट इस वजह से भी ख़त्म हो गया है क्योंकि टीचर्स आर ऑल्सो नॉट गिविंग द सिमिलर काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स। सो ये जो है ना, ये जब हम ये एक्शंस की बात करते हैं तो ये हमेशा टू वे होते हैं। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम बच्चों को पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हैं और बच्चा बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट को हमारे सामने रखे। तो हम जो बच्चों को लर्न कराना चाहते हैं वो अपने एक्शंस में लेकर आए। दूसरी बात, जहाँ तक पनिशमेंट्स की है, हमारा मेजरली प्रॉब्लम ये होता है कि हम बच्चा अगर कोई काम नहीं कर रहा और हम बच्चे से काम करवाना चाहते हैं तो इमीडिएट हम पनिशमेंट देते हैं, थप्पड़ लगा दिया, खड़ा कर दिया, पनिशमेंट दे दी। इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम बच्चों को वही काम रीइंफोर्समेंट क्या है, रिवॉर्ड्स के थ्रू करवाएं, उसकी तारीफ करके करवाएं, उसको अप्रिशिएट करें। अगर वो छोटा अच्छा काम कर रहा है तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि बच्चों के रवैयों में, उनके बिहेवियर्स में बहुत चेंज आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे ख्याल है जितने अच्छे हम उनसे प्यार मोहब्बत से उनको समझाएंगे और जितने अच्छे उनके दोस्त हम बन जाएंगे, बच्चे उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और अगर कोई गलती भी कर जाएं बच्चे तो फिर वो इन फ्यूचर ख़ुद बताते हैं कि हमसे ये गलती हो गई है। अच्छा सर, आप हमूद साहब आपकी तरफ आऊँगी। जैसे कि आपने बोला कि इस पेरेंट्स एसोसिएशन की आपकी वो है,
तो अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो किस तरीके से मतलब आपकी कोई मीटिंग्स नहीं होती उन पेरेंट्स के साथ या क्या बिल्कुल होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-6 सालों में हमारी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वालिदैन को इतनी अवेयरनेस मिली है, उनको अपने राइट्स बिल्कुल नहीं पता था। बेशुमार राइट्स हैं, हम 2 प्रोग्राम कर सकते हैं, इतने अच्छा, राइट्स हैं इसके ऊपर। सही सही। इवन टीचर्स के भी राइट्स हैं, मैं उस पर भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं बात करूँगा। तो पेरेंट्स को अब ये मालूम है कि एक प्लेटफॉर्म उनके पास अवेलेबल है, और वो पहली फुर्सत में, अगर उनको नहीं पता होता तो उनको कोई ना कोई बता देता है कि जी ये लोग हैं, आप इनसे रब्ता करें, ये आपको गाइड करेंगे। तो यकीनन इस केस में भी ये जो वालिदैन हैं इस बच्चे के, ये हमसे रब्ते में है, और इस केस में भी हमारी इनकी मुकम्मल सपोर्ट हमने इनको दी है, गाइडेंस हमने इनको दी है। और मैं एक दफ़ा पहले मैंने तस्करा किया, मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कम से कम 3 लोगों का इस केस के हवाले से। मैं एक्चुअली ख़ुद कराची में मौजूद नहीं था, कल मैं शाम को आया हूँ, वरना मैं ख़ुद फिज़िकली प्रेजेंट होता वहाँ पे, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में हमारे मेंबर्स वहाँ मौजूद थे। नदीम मिर्ज़ा साहब ने बहुत मेहनत की इस हवाले से, और हलीम आदिल शेख साहब मौजूद थे, और उसके अलावा सरदार अली शाह साहब ने भी क्विक एक्शन लिए हैं और अपने डायरेक्शन उन्होंने जारी किए। तो अपने एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और ऐसे ही अगर कोई एक्शन होंगे तो इसका सद्देबाब मुमकिन है। लेकिन अगेन मैं मेरी ब्रेक से पहले एक बात रह गई थी, मैं वो मुकम्मल करना चाहूँगा। ये जो शुतर बेमहार वाला रवैया है ना स्कूल्स का और उनकी ऑर्गेनाइजेशंस का और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, वह अज़रा सिर्फ इसलिए है कि इनको शायद इस बात का यकीन हो गया कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आ गए हैं, 2019 सितंबर का वो ऑर्डर है। उसमें ऑर्डर में एक जो ऑर्डर का जो एक हिस्सा था, उसमें कहा गया था कि जो नाजायज़ फ़ीसें 2017 से लेकर 2019 तक 3 सालों में 17, 18, 19 इन 3 सालों में जो वसूल की गई हैं वो पेरेंट्स को वापस की जाएँ। 1 रुपया किसी स्कूल ने आज तक वापस नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क का वो इदारा है कि अगर वो कलम चला दे तो अगले लम्हे वज़ीर आज़म घर चला जाता है। लेकिन ये कौन से लोग हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं होता? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे उसके बाद ना हो, ये तो एक बड़ी मैं इसी हैरत का तो इजहार कर रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स तक का फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, 2 वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट घर भेज चुकी है। लेकिन ये जो आदमी जिसने कल चीजें उठा के मारी हैं पेरेंट्स को, ये आराम से घूम रहा है। सर इसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड कर दी गई है, लेजिस्लेशन और कहा जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज हो गई। आगे देखते हैं कि क्या फैसले होने हैं। अच्छा, फराह आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल, और उनसे बात करेंगे। फराह, ये जो रवैये हैं, आपने बताया कि कोविड के बाद हम लोगों में बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस जो है वो पैदा हो गई है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करते अपनी बात के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना, या कोई अगर हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, तो हम उस पर गुस्सा हो जाते हैं, और यही चीज़ जो है वो हमारे बच्चे देखते हैं और फिर उनमें भी ये चीज़ डिलीवर होती है। तो इन रवैयों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है? देखिए, सबसे पहली तो बात यही है कि एक तो हमारे यहाँ जो मेंटल हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नहीं है। अगर कोई बंदा बात करना चाहता है तो हम उसको समझते हैं कि वो तुम पागल हो, इस वजह से बात करना चाहते हो। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी अवेयरनेस डेवलप हो रही है। उसके अलावा देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपका एनवायरनमेंट, आपका माहौल बदलने से होती हैं। हमारे यहाँ माहौल में ही कभी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो गई है। कभी कभी बहुत बड़ा रोल है मीडिया का या सोशल मीडिया का भी, जो कि वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। अभी अगर देखा जाए तो रीसेंट टाइम्स में बहुत ऐसे इवेंट्स या ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे वायलेंस ही नज़र आ रहा है। तो ये एक उसमें सबसे बड़ी बात, जैसे मैं उनसे एग्री करूँगी कि हमारे यहाँ देखिए, कोई भी एक इंसिडेंट या कोई एक्शन होता है तो उसका आगे से कोई रिस्पॉन्स या कॉन्सिक्वेंसेस होता है। जब हमें पता है कि किसी चीज़ का कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं, कोई उसकी लॉ एंड बैलेंस नहीं है, या कोई हमें खुद पूछने वाला नहीं है। सो जब हमें पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है तो ऑटोमेटिकली इस तरह के वायलेंस के जो वाक़यात हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे अंदर, हमारे स्पेशली इन पाकिस्तान, वी शुड हैव सम लॉ एंड ऑर्डर जो कि इस चीज़ को मेंटेन कर सके। अभी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें प्रोवाइड नहीं किए गए। जब कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं है तो ऑफ कोर्स मैं एज अ सोसाइटी यही चीज़ लर्न करूँगी कि भाई किसी को कोई सज़ा तो मिल नहीं रही है, करते जाओ जो करना है। इसका बहुत बड़ा ये है कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है,
वायलेंस क्यों क्रिएट हो रहा है, इस तरह के इवेंट्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज लॉ एंड और ऑर्डर अगर हम देखें फरा कुछ सालों में तो ये जो वायलेंस के केसेस हैं बड़े अजीब तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, मीडिया पे जो आते हैं, मर्डर के केसेस, जिस तरह रेप करके बच्चों को बड़ी बेदर्दी से मार दिया जाता है, तो बहुत ही एक तशवीशनाक बात है। तो ये जो रवैयों की हमने बात की, तो एक और सवाल आपने अभी कहा था कि हमारी सोसाइटी में मेंटल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता है। एक सोशल स्टिग्मा है कि अगर हमें कोई मेंटल इलनेस है तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, ये सोच के कि क्या हम पागल हैं जो डॉक्टर के पास जाएं या किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें। तो ये चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस बारे में प्रोवाइड की जाती है मीडिया के थ्रू, कुछ ऐसी वर्कशॉप्स भी होती हैं, कैंपेन्स होती हैं, लेकिन उसके बावजूद मेंटल हेल्थ के हवाले से अभी भी लोगों को उतनी आगाही नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं और क्या ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए मीडिया के हवाले से या हुकूमती सतह पर क्या स्टेप्स और लेने चाहिए? नेशनल लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए। आई रिमेंबर मैं लास्ट टाइम जब कोविड के बहुत पीक स्टार्ट जब था, उस वक्त गवर्नमेंट ने भी यूनिसेफ के साथ या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करके मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स या साइको सोशल सर्विसेज प्रोवाइड की थी। अच्छा, कई जगहों पे ये होता है कि चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं लेकिन फिर वो कंटिन्यू होती हैं या नहीं होती, वो मेंटेन की जाती है नहीं की जाती। तो ये सारी चीज़ें नेशनल लेवल पर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, बाहर अगर आप चले जाएं तो मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखा जाता है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ कहीं अगर आप जॉब्स की तरफ देखें, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे 9 to 5 तो काम होता ही नहीं है ना, वहाँ पे तो 12 आवर 18 आवर्स काम चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बर्नआउट, ये सारी चीज़ें क्रिएट करती हैं। जब बर्नआउट होगा तो ऑटोमेटिकली मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालूंगा। ऑफ कोर्स मैं बॉस पे नहीं निकाल सकता, तो वो कहीं ना कहीं जाके मेरे बच्चे पे या मेरे घर वालों में किसी वाइफ के ऊपर निकलेगा। अब वहाँ पे नहीं निकल सकता, जो लोग वहाँ नहीं निकाल सकते तो वो कहीं ना कहीं जाके स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में निकालेंगे। तो इट्स ऑल जम्बल डाउन, सारी चीजें एक साइकिल की तरह चल रही हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करना चाहिए, वो और नेशनल लेवल पे काम करना चाहिए। जब वो एक प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया फरा आफ्ताब, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी हमूद जाफरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम लाए, मज़ीद बात करेंगे, एक और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी एट 10। वेलकम बैक टू सिटी एट 10। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। कराची का मौसम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। वैसे कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी अच्छी हवाएं चलने लगती हैं, और अब महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि 23 सितंबर से बारिशों का भी इम्कान है। लेकिन पिछले कई दिनों से 3-4 दिन से शदीद गर्मी है और मिनी हीट वेव अगर हम कहें तो उसका सिलसिला जारी है। ऐसे मौसम में किस तरह से अपना ख्याल रखें, क्या खाएं पिएं, क्योंकि यूजुअली हम करते क्या हैं कि शदीद गर्मी में बहुत ही ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं, जिससे या तो हमें वायरल फ़ीवर हो जाता है, बुखार आ जाता है, या नज़ला ज़ुकाम का हम शिकार हो जाते हैं। तो इस मौसम में अपने आप को कैसे सेहतमंद रखें, अपनी बॉडी को किस तरह से हाइड्रेटेड रखें, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर इरीज हारून, जो कि एक डाइट कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। गर्मी से महफूज हैं? गर्मी से वैसे तो मुश्किल है बड़ा महफूज रहना इस गर्मी में, लेकिन ये कि कोशिश पूरी है। अच्छा अरीज, गर्मी के मौसम में यूजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं और एकदम गर्मी से आते हैं और ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं या ठंडा कोई ड्रिंक पी लेते हैं, तो वो कितना नुकसानदेह है? अच्छा, जब भी फ्लूइड हम लोग लेते हैं ना तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर तो एक फ़िक्स होता है ना अंदर। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंगली जितना हम लेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि जब हम ठंडा लेते हैं तो बॉडी शॉक में बेसिकली जाती है हमारी। ठंडा पानी लेंगे तो वेसेस कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे या बहुत आइस जैसे हमने ले ली, तो वो हमें हमारी बॉडी का सिस्टम लेकिन जो है सुकून भी तो नहीं मिलता इतनी गर्मी में। उससे प्यास नहीं बुझती, ठंडे वाले पानी से प्यास भी नहीं कभी भी बुझती आपकी। और हमेशा पानी जब भी लें या कोई भी लिक्विड लें उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल प्लेन वाटर आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो बैलेंस नहीं करेगा, उससे भी प्यास नहीं ख़त्म होगी। वो सब फिर हमें थोड़ी टेम्प्रेरी तो रिलीफ मिल जाएगी 5-10 मिनट्स के लिए, फिर दोबारा हमें लगेगा प्यास लग रही है। हाँ। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट। गर्मी में क्योंकि आपको
पसीना बहुत ज़्यादा आता है और डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में उसका ख़तरा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह से हम बैलेंस देखो कर सकते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जितने सॉल्ट है, नॉर्मल टेबल सॉल्ट भी जो हो सकता है, पोटेशियम है, मिनरल्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो ये ज़ाहिर बात है हर एक के पास अलग से तो नहीं होंगे, लेकिन टेबल सॉल्ट है, पेपर है, लेमन है, वो चीज़ें जिनमें नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे खजूर है, कोकोनट वाटर है, तो इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। खजूर की ठंडी ड्रिंक बना सकते हैं, अगर ठंडा पीने का दिल चाह रहा है आप शेक बना के ले सकते हैं। फ्रूट्स है नेचुरली जिनमें बहुत मिनरल्स होते हैं, हम वो ले सकते हैं, उनके जूसेस ले सकते हैं या उनको खा लें। सबसे बेहतर तो ये होता है कि खा लिया जाए क्योंकि फाइबर भी साथ अंदर चला जाए, या उसका ब्लेंड करके ले लें हम किसी चीज़ के साथ, दही के साथ मिक्स करके ले लें। सही। अच्छा रीच, क्योंकि गर्मी है और अगर हम इस मौसम में मतलब बेजा हम कोशिश करते हैं कि घर से बाहर ना निकलें, लेकिन वो लोग जिनका काम ही गर्मी में है, जो कि फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर ट्रांसपोर्टर्स हैं, या फिर वो लोग जो कि जिनका ठेला गर्मी में है और वो रेडी लगाते हैं, वो किस तरह से गर्मी से बच देखो, सकते हैं? एक तो शेडेड अगर कैप पहन लें, हैट पहन लें, कोई इस तरह की चीज़ कवर करें। बाकी पानी का जो है, जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी को, जैसे हम लोग कहते हैं लेमनेड बना ले घर में, नींबू डाल लिया, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाल दी, उसकी बोतल अपने पास रखें ताकि डिहाइड्रेट ना हो जाए, और जितना शेडेड एरिया में रह सकें। और सर पे कपड़ा, सर भी पे कहते गीला हैं कपड़ा रखना, रख लें, वो कहते हैं, तो ताकि डायरेक्ट आप धूप की डायरेक्ट ना छांव हो, से। आपकी स्किन से जो एक्सेस जो मॉइस्चर है वो ना, डिहाइड्रेशन का ये भी होता है क्योंकि स्किन में जब पसीना आता है तो वो हमारी हीट निकालता है, इलेक्ट्रोलाइट्स निकालता है। तो अगर आप गीला कपड़ा रखेंगे या बार बार फेस वॉश करते रहेंगे, उससे भी बेहतर रहेगा। सही। अच्छा, अगर किसी को डिहाइड्रेशन फील हो रही हो तो उसकी क्या सिम्टम्स हैं? मतलब आसपास के लोग जो देख रहे हैं वो क्या फौरी तौर पे? नॉर्मली डिहाइड्रेशन जब होती है तो क्या होता है, बीपी लो होना शुरू बीपी लो होता है और आप फेंट होने लगते हैं, मेरे की ख्याल तरफ डिजी फील होगा, चक्कर आएंगे, तो कुछ लोगों को मतली फील होना शुरू हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं हमें हेडेक बहुत सवेयर हो रहा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का एक बहुत कॉमन सिम्टम है, वो है हेडेक, एंड सवेयर हेडेक होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपने गर्मी से बाहर से आए हैं और आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि ठंडी जगह पे जाएं, अपने आप को ज़रा कूल डाउन करें, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो, फिर उसके बाद अगर नहाना चाहें नहा लें, और फिर आप कोई अपना जैसे बताया कि ड्रिंक्स लें ताकि आपकी बॉडी वापस हाइड्रेट हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इरीज, आपने बोला ना कि अपना जो टेम्परेचर है बॉडी का वो नॉर्मलाइज करें। अगर आप सख्त धूप से आ रहे हैं और बाहर फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हम अक्सर देखते हैं कि हम बाहर शदीद गर्मी से आते हैं और फ़ौरन 16 डिग्री एसी में जाके बैठ जाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं, तो ये ठंडा गर्म ये नुकसानदेह। दिस इज़ वेरी हार्मफुल, बिकॉज देखो आपकी जब आप अगर एक्सरसाइज का भी कॉन्सेप्ट देखो तो हम पहले वार्म अप करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब टेम्परेचर चेंज होता है, हमारा हार्ट रेट भी चेंज हो रहा होता है, हमारे सारे सिस्टम्स जो हैं वो डिफरेंटली वर्क कर रहे होते हैं। तो यू हैव टू रीसेट देम एंड देन आप अपना टेम्परेचर चेंज कर। अगर आप जो बिल्कुल सडन चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के, तो आपकी बॉडी शॉक में जाती है, उसको कवर करने के लिए, कोप अप करने के लिए आपका हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा, दैट इज़ हार्मफुल। सही, यानी जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो फौरी तौर पे एसी में ना बैठे, पहले नॉर्मल जो फौरी से नहाने विदाउट एसी कोई रूम है या कोई जगह है वहाँ बैठे, उसके बाद आप एसी में जैसे जाके बैठ सकते हैं। स्कूल से आते हैं, माएँ कहती है कि नहाने चले जाओ, फ़ौरन से नहीं, पहले जस्ट लेट देम बी लिटिल नॉर्मल, शूज़ वगैरह उतारें, रिमूव करें, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर नहाने जाएं। अच्छा, कहते हैं एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद भी आपको नहाना नहीं चाहिए, कूल डाउन करना होता है बॉडी टेम्परेचर को कूल डाउन करने। अच्छा अरीज, ये बताइए कि गर्मी के मौसम में अगर खाने पीने के हवाले से बात की जाए तो यूजुअली इतनी भूख नहीं लगती जितनी सर्दियों में लगती है, तो खाने पीने का क्या किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो लेनी चाहिए गर्मियों में खास तौर देखो पर? गर्मियों में नेचुरली जब अभी आजकल जैसे वेदर चल रहा है तो फ्रूट्स बहुत अच्छे आए हुए हैं, अनार बहुत अच्छा आया हुआ है, ठीक है, आप सेब लें, अनार लें, फ्रूट जूसेस, ब्लेंड्स, ये आप लें अगर भूख नहीं लग रही, क्योंकि प्यास ज़्यादा लगती है। और होता ये है कि हम लोग पानी क्योंकि ज़्यादा पी लेते हैं तो उसकी वजह से हमारी एपेटाइट कम हो जाती है, फिल अप हो जाता है पानी से। तो फ्रूट जूसेस, फ्रूट्स के इंटेक अच्छे रखें, सब्जियों का इंटेक अच्छा रखें, मीट, स्पाइसेस, ये जो प्यास भी लगाते हैं, गर्मी भी, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, इनको अवॉइड करें। तो चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं। अच्छा, चाय तो जो है ना, ये भी कैफीन की जितनी भी ड्रिंक्स है ना, बेसिकली चाय, कॉफ़ी हो गई या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, अच्छी तो लगती हैं सबको, लेकिन क्योंकि इस तरीके से अच्छी हेल्प करती है कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ करती है, कोई एक्सरसाइज करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छी है, बट क्योंकि हमारी बोन में से कैल्शियम भी लगाती है और डायूरेटिक होती है, यानी कि हमें बार बार उसके से यूरिन पास करना पड़ता है। अच्छा। तो वो हमें मज़ीद डिहाइड्रेट करती हैं। तो अगर आपने चाय, कॉफ़ी कुछ पीनी है तो कोई डेज टाइम फिक्स कर ले दिन में कि हमने इस वक्त पीनी है, उसके बाद पूरा दिन नहीं पीनी। अच्छा, ठीक है।
अच्छा, आजकल बड़ा हमारा एक वेट लॉस का कॉन्सेप्ट बना हुआ है और ख़ास तौर पे ख़वातीन की बात करें तो वो जो एकदम से बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट करती हैं, या तो कीटो डाइट कर ली या Fat बनाना, diets जो जितनी- भी इस तरह जो fat की, diets आजकल चली हैं। वो कितनी नुकसानदेह है और क्या वो सही होती है हेल्थ के लिए? देखो वेट लॉस जो है ना, इट शुड बी ऑलवेज स्लो, क्योंकि जितना स्लो वेट लॉस होगा उतना ही वो देर तक रहेगा, सस्टेनेबल है। अगर आप बहुत रैपिडली फैट डाइट के थ्रू वेट लूज करते हो तो वो वापस आ जाता है फिर। और फैट डाइट्स जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली कोई ना कोई कंपोनेंट निकाल दिया जाता है, जो मेन हमारी है प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट, उसमें से कोई एक कंपोनेंट पूरा निकाल दिया जाता है। या फिर क्या किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स निकाल दिए जाते हैं, जो कि हमारी लाइफ में हम लोगों ने खाने तो है ना, कभी दूध दही भी खाना है, चावल भी खाने हैं, रोटी और भी। मेरे ख्याल से जब अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं, चाहे वो कार्ब्स हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, उसका सही मिकदार में लेना इम्पॉर्टेंट है, ना कि सही उसको मिकदार बिल्कुल में ही भी लें, अपनी बिल्कुल। लाइफ से निकाल देना। बिल्कुल लाइफ से निकालना चाहिए। और उसकी बात हुई कि हर एक की हमारी बॉडी की वर्किंग के लिए भी फैट्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्ब्स इंपॉर्टेंट है कि हमें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। तो सारी चीज़ें लेनी है, किसने कितनी लेनी है वो ज़्यादा, उसके लिए आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको अच्छा गाइड कर देगा, एक पोर्शन बता पोर्शन देगा बता आपको। देगा, बिल्कुल। अच्छा, जो लोग ज़्यादातर मसल्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या वेट गेन कर रहे होते हैं मसल्स, तो वो प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके लिए देखो वो तो एक ट्रेनिंग प्रोसेस जब होता है ना, तो उसके लिए फिर वो निकालते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना किसी ने मसल बिल्ड करना है। प्रोटीन इज़ गुड, लेकिन प्रोटीन भी हर तरह की प्रोटीन नहीं अच्छी। लीन मीट्स हम कहते हैं, एग की प्रोटीन हो गई वो अच्छी होती है, सी फूड के फॉर्म में ले लें, ये नेचुरली जो अच्छी प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन में अब गोश्त तो हर तरह का आ जाता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाना शुरू कर दें तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल, वो भी नुकसान तो वो फिर एक पोर्शन निकाला जाता है। इट इज़ गुड बिकॉज मसल बनेगा ही तभी जब आपकी प्रोटीन होगी, लेकिन उसके लिए वर्कआउट भी ज़रूरी है फिर। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी, जैसे मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाह रही हूँ और यूजुअली मेरी कोशिश होती है, तो आप मुझे क्या प्रेफर करेंगी कि मैं किस तरह से अपना ब्रेकफास्ट करूँ, क्या पोर्शन होना चाहिए एक दिन का? ब्रेकफास्ट तो हमेशा अच्छा होना चाहिए, अर्ली होना चाहिए। अगर आप बहुत देर से उठते हैं तो आपकी स्लीप की वजह से भी ख़राब हो जाएगा सारा आपकी रूटीन, बॉडी स्ट्रेस में जाती है। इट्स नॉट अबाउट कि वेट लूज़ करना है या वेट गेन करना है या क्या करना है, बट इट्स जस्ट अबाउट बीइंग हेल्दी, कि आप अपनी नींद पूरी करो, सही टाइम पे उठो, सही टाइम पे सो। देन ब्रेकफास्ट अर्ली करो, सुबह 10 बजे से पहले जितना किया जाए उतना अच्छा है। एंड ब्रेकफास्ट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आप प्रोटीन लो, फैट्स लो, कार्ब्स लो। प्रोटीन कैसे, अंडा ले लिया, कोई रात का कीमा बना हुआ है, कबाब ले लिया, इस फॉर्म में सबसे इजी तो एग्स होते हैं। हाँ, एग्स होते हैं मेरे ख्याल से, और ब्रेड आपने ब्रेड ले तो लिए, अगर मल्टीग्रेन है, होल व्हीट है, दैट इज़ बेटर। वाइट ब्रेड्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होंगी मैदे वाली वो हार्मफुल होती है। फ़ैट आप अच्छे बटर हैं, नट्स हैं, उसके फॉर्म में ले लो, दूध के फॉर्म में ले लो। दूध इज़ लाइक फुल, इसमें दूध में कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, तो आप दूध ले लो, सीरियल के साथ ले लो, दलिए के फॉर्म में ले लो। अच्छा नाश्ता होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपका पूरा अच्छा ऐसा होना चाहिए कि आपको खाने के बाद ना कम से कम, जैसे अगर आप 9 अच्छा, बजे कुछ लोग अच्छे नाश्ते को समझते हैं बहुत सारा पराठा, हलवा पूरी। देखो, अगर बहुत अर्ली कर रहे हो, बहुत आपकी रूटीन ऐसी है कि आपको पता है कि फिर 2 बजे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने काम ही करना है, तो आप अर्ली नाश्ता कर सकते हो इस तरीके का, यू कैन हैव पराठा और समथिंग। लेकिन पराठा भी वो वाला हो जैसे आप घर का के बना हुआ, ये नहीं कि आप पूरी डीप फ्राइड। देखो, बाजार की जो चीज़ें होती है ना, कोई भी हेल्दी मील भी अगर आप बाजार की खाओगे ना, ऑटोमेटिकली इट विल ऐड ऑन टू 500 कैलोरीज, चाहे वो कितनी भी हेल्दी फॉर्म में हो। घर के जो होगी वो उसके अंदर 500 कैलोरीज, एक ही जैसी चीज़ हो, एक ही पोर्शन हो, एक ही क्वांटिटी हो, एक ही रेसिपी से बनी हो, फिर भी क्योंकि बिकॉज ऑफ द ऑयल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस, तो वो क्या हो जाता है कि वो चेंज हो जाती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा आ जाती हैं। सही। अच्छा अरीज, एक ये पता नहीं मिथ है या सही बात है, कहते हैं कि गर्मियों के जो महीने होते हैं उसमें फ़िश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जो जिस महीनों में आ जाता है उन महीनों में फ़िश खानी चाहिए, तो ये बात सही है? इसकी क्या लॉजिक है? उसकी लॉजिक ये है कि जो फ़िश का ब्रीडिंग सीजन होता है ना, वो स्टार्ट होता है मई टू अगस्त, ठीक है? तो सितंबर से अप्रैल तक जो उस वक्त आपको फ़िश मिलती है, तो ब्रीडिंग सीजन में अगर आप फ़िश खाएंगे, वो ब्रीड नहीं कर सकेंगी, तो हमारे पास फ़िश नहीं होगी फिर। तो हमें वी नीड फ़िश एक्चुअली। तो सी फूड बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में नहीं खाना चाहिए। आजकल एक्चुअली फ़िश फार्म्स भी बने हुए हैं जो कि उनको ब्रीड अलग से करा देते हैं, तो हमें मार्केट में फ़िश मिल जाती है, पूरा साल मिल जाती है। लेकिन द हेल्दी वे, जो अच्छा नेचुरल वे है, वो है कि ब्रीडिंग सीजन में नहीं लिया जाए, नहीं खानी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगी, जो लोग हमें देख रहे हैं
और उनका लाइफस्टाइल, अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो उसमें सिर्फ डाइट ही नहीं आ जाती, उसमें आपका जैसे आपने स्लीपिंग पैटर्न्स की बात की, इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं और कुछ भी खा लें तो वो फिर एक तरह से उनको देखो स्ट्रेस जो है ना बहुत आजकल हो गया है, जैसे हम लोगों का स्ट्रेस इसलिए भी बहुत बढ़ गया है क्योंकि जैसे आप बिल्कुल बेसिक करोगे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती जा रही हैं, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ गया है। आजकल स्कूल नहीं बच्चे जा रहे हैं, बच्चों का स्ट्रेस बढ़ गया, लेकिन छोटे छोटे बच्चों का स्ट्रेस हुआ हुआ है कि हम स्कूल नहीं जा रहे, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हम लोग, तो वो बहुत स्ट्रेस हो रहा है बच्चों को। तो स्ट्रेस लेवल तो वैसे ही नॉर्मली सबका बहुत बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस को हम नहीं निकाल सकते अपनी लाइफ से, बट वी कैन लेकिन इस स्ट्रेस को हम ये कर सकते हैं कि हम उसको मैनेज कर सकते हैं, मैनेज निकालना तो पॉसिबल नहीं है हर दिन एक नया लेकिन स्ट्रेस व्हाट होता वी है। कैन डू इज कि वी कैन हैव लाइक, अब अगर हम बातचीत अच्छी करें, हम लोग बहुत ज़्यादा क्योंकि मोबाइल्स में लगे रहते हैं और उससे मज़ीद फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द मोबाइल या ऑन द नेटवर्क जो हम लोग नहीं कर पा रहे होते, हमें लगता है कि दूसरा बंदा ये कर रहा है, हम नहीं कर रहे। इफ़ वी इंटरेक्ट विद आवर फैमिली, हम बातचीत करें, हम दोस्तों से मिलें, तो आई थिंक वो बेहतर है। वो बेहतर है, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत शुक्रिया अरीज हारून, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मौज़ूआत के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट ज़हरा रज़ा और सिटी एट 10 की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।